ओके, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, द कॉन्फ़िगरेशन एट द टू स्टीरियो सेंटर्स इन द कंपाउंड गिवन बिलो आर। ठीक, आप चाहे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बाकी मैं कराते हुए चलता हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस बोलूंगा जिसको आप खुद से ट्राई करिएगा। देखिए, हम लोगों को दो स्टीरियो सेंटर दिया गया है, यहाँ पे दो स्टीरियो सेंटर्स है। ये दोनों ही स्टीरियो सेंटर में हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन बताना है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए फर्स्ट वाले में जिसको नंबर 1 दिया गया है, उसको उसका स्टीरियो क्या होगा, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन का नाम क्या होगा, आर और एस में क्या नाम होने वाला है इसका। देखिए यहाँ पे से इस वाले बॉन्ड को मिलेगा नंबर 1, फिर इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3 और लास्ट में मिलेगा इसको नंबर 4। ठीक है, अग्री कर रहे हैं इस बात से? क्यों? क्योंकि इसको नंबर 1 क्यों मिल रहा है, कॉन्सेप्ट आप रिवाइज किए होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कार्बन से अटैच्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन से अटैच्ड सिर्फ कार्बन है, और यहाँ से कार्बन से अटैच्ड सिर्फ कार्बन ही है, CH2 है। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन से अटैच्ड क्या है, CH है। ठीक, मतलब इससे दो कार्बन अटैच है और ये वाले से सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, तो इसलिए इसको नंबर 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो आर होना चाहिए था, और फोर्थ वाला ग्रुप डैश में ही है तो इसलिए आर ही रहेगा ये। ठीक, फर्स्ट वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, आर। नेक्स्ट वाला फोर्थ वाला का देखते हैं। इसमें क्या हो गया था, आर हो गया, फर्स्ट वाले का आर कॉन्फ़िगरेशन निकला। फोर्थ वाला क्या देखिए क्या है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक, और एच जो है सामने में लगा हुआ है वेज पोजीशन पे। तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन से अटैच्ड दो कार्बन, यहाँ पे कार्बन से अटैच्ड सिर्फ एक कार्बन, यहाँ पे से कार्बन से अटैच्ड सिर्फ एक कार्बन। मैं दो कार्बन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड को हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से तोड़ करके लिखा जाता है। इस डबल बॉन्ड को अगर तोड़ करके लिखूंगा तो यहाँ पे अलग से कार्बन आएगा, है ना। तो इसलिए ये कार्बन से अटैच्ड एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो दो कार्बन हो गया है। यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन, यहाँ पे भी सिर्फ एक कार्बन, तो नंबरिंग इसको मिलेगा 1। फिर नंबरिंग इनमें से किसको मिलेगा 2, इसको नंबरिंग मिलेगा 2। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से अटैच्ड जो कार्बन है उससे अटैच्ड ऑक्सीजन है, बट इस कार्बन से जो अटैच्ड कार्बन है उससे अटैच्ड सिर्फ कार्बन ही है, कार्बन कार्बन। ठीक है, तो इसलिए इसको नंबरिंग मिलेगा 2 और इसको मिलेगा 3, इसको नंबरिंग मिलेगा 3 और लास्ट नंबरिंग मिलेगा इसको 4। तो देखिए किस तरीके से रोटेशन है, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पे क्या क्या नंबरिंग हुआ 1 2 3। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एस होना चाहिए था, बट हो जाएगा क्या, आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्थ वाला ग्रुप है वो वेज में प्रेजेंट है, इसलिए। तो इसलिए फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला दोनों का ही आर होना चाहिए। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत 2011 का है, वैसे भी बहुत सिंपल ही था। अब देखिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, समझ में आया? फर्स्ट वाला बहुत सिंपल था ना, बताइए। वो तो बहुत सिंपल ही था। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, द टू कंपाउंड्स गिवन बिलो आर। हाँ, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी हमने किए थे प्रैक्टिस, मतलब थ्योरी पढ़ते टाइम में हमने देखा था ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। देखिए द टू कंपाउंड्स गिवन बिलो आर, ये दो कंपाउंड दिए गए हैं। अब आपसे पूछा गया है कि ये दोनों इनेंशियोमर्स हैं, आइडेंटिकल हैं, डायस्टीरियोमर हैं या रिजियोआइसोमर्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, इनेंशियोमर सबसे हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते थे, किस तरीके से किया जाता था, विजुअलाइजेशन से भी कर सकते थे, बाकी आप स्टीरियो सेंटर्स को भी कैलकुलेट कर सकते थे। स्टीरियो सेंटर्स को आर या फिर एस देख सकते थे, उसके बेसिस पे भी किया जा सकता था। बट कौन सा वाला वो वाला मेथड जिसमें हम मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली सिमिलर दूसरे वाले मॉलिक्यूल की तरह बनाने की कोशिश करते हैं, वो वाला कंपैरेटिवली इजी रहता था। तो आप खुद देखिए, ये वाले मॉलिक्यूल को इसी की तरह अरेंज करके देखिए, करने की कोशिश करिए। तो फिर ये क्या करेंगे हम लोग, इस मॉलिक्यूल को पलट करके ऐसे रख देंगे, तो ये मिथाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, सामने की तरफ आ जाएगा, एच ग्रुप क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ चले जाएगा। तो मैं इसको बना करके दिखा रहा हूं आपको। जब मैं इसको आउट ऑफ द प्लेन 180 डिग्री से रोटेट कर दूंगा, तो ये वाला जो रिंग है वो इस तरफ आ जाएगा, ये वाला रिंग इस तरफ आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे है ना, ये वाला रिंग इस तरफ आ गया, ऐसे करके। ठीक, मैंने 180 डिग्री का बस रोटेशन दिया है, ऐसे करके रोटेशन नहीं दिया है, मैंने सिर्फ ऐसे रोटेशन दिया है। तो मिथाइल तो ऊपर ही रहेगा, हाइड्रोजन तो नीचे में ही रहेगा उस केस में।
बस डिफरेंस क्या आएगा, जो मिथाइल पीछे की तरफ था वो सामने की तरफ आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन सामने की तरफ था वो पीछे की तरफ चले जाएगा, ऐसा है ना। तो अब देखिए ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल तो वही है, सेम है। अब इस वाले मॉलिक्यूल और इस वाले मॉलिक्यूल को कंपैरिजन करिए, देखिए कि क्या दोनों सेम है। तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये दोनों ही मॉलिक्यूल एक दूसरे से सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, मतलब सिमिलर है एक दूसरे के। तो इसलिए ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। समझ में आया? यस समझ में आया क्या? ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, हाँ देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा। इन द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ ट्रांस 1 tertiary butyl 3 methyl cyclohexene the substituent are at C1 and C3 respectively are। ठीक है, क्या बोला गया, क्वेश्चन को मैं नीचे में ही रखा हूं सो दैट कि आंसर दिखे ना। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए आराम से, क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। हाँ अब ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है। इन द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ ट्रांस 1 ब्यूटाइलिन 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, कॉपी वगैरह रखिए साथ में, ठीक है, एक बार खुद से बना करके देखिएगा। ट्रांस 1 tertiary butyl 3 methyl cyclohexene the substituent at C1 and C3 respectively are। कौन कौन से पोजीशन में लोकेटेड रहेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल कहां पे लोकेटेड रहेगा, 3 मिथाइल कहां पे लोकेटेड रहेगा, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन में। एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल 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 एक्सियल या एक्सियल एक्सियल, बताइए। क्या आप दो ऑप्शंस को ऐसे ही काट सकते हैं क्या इसमें से? हमने बात किया था टर्शियरी ब्यूटाइल के बारे में। इन द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ ट्रांस 1 tertiary butyl 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए हम लोगों को। तो साइक्लोहेक्सेन बोला गया है तो साइक्लोहेक्सेन बनाना है, पहले देखिए साइक्लोहेक्सेन बनाना है तो साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं, ये वाला। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या बोला गया है, 1 tertiary butyl और 3 मिथाइल, किसी एक पोजीशन पे मैं टर्शियरी ब्यूटाइल बना लेता हूं और 3 मिथाइल बना लेता हूं। तो देखिए अब दोनों को ट्रांस में रखना है, तो अगर मैं टर्शियरी ब्यूटाइल को कुछ इस तरह से रख रहा हूं, ऐसा करके, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल को कुछ इस तरह से रख रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, 3 मिथाइल को, ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, थर्ड पोजीशन क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3। तो थर्ड पोजीशन में जब मैं मिथाइल को रखूंगा तो उसको कहां पे रखूंगा, डैश में रखूंगा। ठीक है, ऐसे डैश में, ऐसे। ठीक है, हो गया। बट साइक्लोहेक्सेन तो इस तरह से दिखता नहीं है, प्लेनर तो होता नहीं है, चेयर फॉर्म में रहेगा ऐसे। ठीक है, इन दोनों ही ऑप्शंस में, इन दोनों ही ऑप्शन में हम क्या कर, मतलब इन सभी ऑप्शंस में हम दो ऑप्शन को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। कौन कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि कभी भी टर्शियरी ब्यूटाइल कभी भी एक्सियल पोजीशन में नहीं रहता, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। चलिए, तो ये अगर मैं टर्शियरी ब्यूटाइल का पोजीशन यहाँ पे रखता हूं तो टर्शियरी ब्यूटाइल तो हमेशा मैं क्या करूंगा, इक्वेटोरियल में ही लगाऊंगा। ठीक है, हमेशा टर्शियरी ब्यूटाइल कहां पे जाएगा, इक्वेटोरियल में ही जाएगा। अब आता है मिथाइल ग्रुप को लगाने का। तो मिथाइल ग्रुप को जब लगाना है हमें, तो मैं इस तरफ यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। अब क्या करना है हमें, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस में है, तो बताइए अब मैं मिथाइल को इक्वेटोरियल में लगाऊं कि एक्सियल में लगाऊं? ये दोनों ही क्या है, ट्रांस में है, तो मिथाइल को इक्वेटोरियल में लगाना सही रहेगा, एक्सियल में लगाना सही रहेगा? हाँ, एक्सियल में। ठीक है, एक्सियल। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सियल में, तभी जाकर के ये दोनों ट्रांस में रहेंगे ना। इसका पोजीशन तो फिक्स ही हो गया, इसका पोजीशन एक्सियल में रहेगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एरोमेटिसिटी के बेसिस पे है ये वाला क्वेश्चन। अमंग द कार्बोकैटायन गिवन बिलो, कौन सा कार्बोकैटायन क्या है,
ऐसा पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला तो देख करके ही समझ में आ रहा है, ये होमो एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। एरोमेटिसिटी में आपने देखा होगा कि ये होमो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये वाला जो कंपाउंड है वो होमो एरोमेटिक है। बाकी सभी जिसमें भी है होमो एरोमेटिक नहीं है वो सभी ऑप्शंस कट जाएंगे। होमो एरोमेटिक ऐसा कंपाउंड होता है। अच्छा, एरोमेटिसिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं, 3 क्राइटेरिया होता है। मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, सबसे पहले मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, और उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक होने के लिए मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके पास, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक होने के लिए मॉलिक्यूल को, एंटी एरोमेटिक होने के लिए क्या क्राइटेरियाज हैं, मॉलिक्यूल को साइक्लिक होना चाहिए, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, और मॉलिक्यूल के पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। वैसे ही होमो एरोमेटिक का जब केस आता है तो मॉलिक्यूल वैसा ही रहेगा, एरोमेटिक का पूरा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, बट वहां पे एक sp3 कार्बन भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक sp3 कार्बन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स होमो एरोमेटिक कहलाते हैं। तो होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स में यही वाला एग्जांपल दिया जाता है, तो ये होमो एरोमेटिक का केस हो जाता है। होमो एरोमेटिक में पूरा क्राइटेरिया यही वाला रहेगा एरोमेटिक का। इसमें भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4n+2 बोलने का मतलब n का नंबर, सभी इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। तो n का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो इसका टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही 4 n का वैल्यू, अच्छा 0 से स्टार्ट कर लेता हूं, तो n का वैल्यू अगर 0 रखता हूं तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। n का वैल्यू अगर 0 है तो, n का वैल्यू अगर 1 है तो उस केस में क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n का वैल्यू अगर 2 है तो 4 2 8 9 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद 4 3 12, मतलब 3 लगता हूं तो n इज इक्वल टू 2 हो गया। n इज इक्वल टू जब 3 रखूंगा तो 4 3 12, 12 प्लस 2 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो देखिए ये वाले कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स उतने हैं क्या, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से, तो टोटल हो गए ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें एक sp3 कार्बन है, तो ये होमो एरोमेटिक की कैटेगरी में आता है, ठीक है, समझ में आया ये वाला चीज? तो ये होमो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बाकी जिसमें एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक लिखा हुआ है वो दोनों ऑप्शंस कट जाते हैं, यहाँ पे से बच जाते हैं ये दोनों ए में, जहां पे ये होमो एरोमेटिक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसी ऑप्शंस में पहले चेक करिए कि कहां कहां पे डिफरेंस आया है। बी को बोला गया है एंटी एरोमेटिक और बी को बोला गया है एरोमेटिक। यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऑप्शंस को चेक करिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ये दोनों को सिमिलर शो कर दिया गया, नेक्स्ट वाला जैसे रहेगा बी को भी दोनों में ही एरोमेटिक, किसी किसी ऑप्शन में कभी कभी ऐसा होता है बी में भी, बी को भी दोनों में ही एरोमेटिक चेक कर लिया जाएगा, तो बी को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे, हम लोग को डायरेक्टली हम लोग सी पे जंप करेंगे। यहाँ पे इस ऑप्शंस में ऐसा दिया हुआ है, ए दोनों में ही होमो एरोमेटिक है, बी को दोनों में अलग अलग बताया गया है, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक, और सी को दोनों में अलग अलग बताया गया है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो अब बात ये हो जाता है कि हम इन दोनों में से किसी को भी चेक करें, ए को भी चेक करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये वाला केस आता है, मॉलिक्यूल साइक्लिक दिख रहा है, बताइए तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाली कैटेगरी में आ जाएगा, 4 पाई एंटी इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक। इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक जिसमें भी लिखा हुआ है वही हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ए होमो एरोमेटिक है, बी एंटी एरोमेटिक है, और सी जो है वो एरोमेटिक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, साइक्लिक है सिस्टम, साइक्लिक है, प्लेनर है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। हाँ, the relative rate of solubilities of iodides
A2CR। तो इसमें देखिए ये सभी ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोगों को ना सॉल्वेलिसिस बोलने का मतलब ये होता है कि कोई सॉल्वेंट रहेगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, उस पर अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव सेंटर्स पे अटैक करता है। देखिए आयोडाइड एक लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप आयोडाइड आयन जो रहेगा वो आई नेगेटिव के फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ पे आई नेगेटिव के फॉर्म में निकल जाएगा। उसके बाद हम लोगों को इसमें ये चेक करना है कि कौन सा पॉजिटिव जो पॉजिटिव आयन जो बनेगा यहाँ पे वो कौन ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। उसी के बेसिस पे ये सॉल्वेलिसिस वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक। तो आप देखिए पॉजिटिव आयन यहाँ पे बन रहा है, पॉजिटिव आयन यहाँ पे बन रहा है, और इसमें पॉजिटिव आयन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो एनजीपी का भी एक कॉन्सेप्ट आएगा, नेम्ड रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह में आप देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एनजीपी लग जाता है, मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक कर देगा, तो ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाता है। तो न्यूट्रल वाले मॉलिक्यूल कंपेयर टू चार्ज मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसलिए रेट ऑफ सॉल्वेलिसिस इसमें सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद इन दोनों में हम लोग अगर कंपेरिजन करें तो बताइए, तो पॉजिटिव आयन किसमें ज्यादा स्टेबल हुए, मतलब कौन सा वाला चार्ज स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होगा? बी वाले में सर, जिसमें एल्कीन है। नहीं, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जैसे कार्बन का मतलब एस कैरेक्टर बढ़ता है, जैसे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड और कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा किसी मतलब कार्बन में, वैसे वैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ठीक है, मतलब वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद फिर ये है, फिर उसके बाद फिर ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर कंपैरिजन किया जाए तो। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है उसको नेगेटिव, उसके पास नेगेटिव आयन को रखने की टेंडेंसी ज्यादा होती है और पॉजिटिव आयन को रखने की टेंडेंसी कम होगी। तो उसके बेसिस पे देखा जाए तो ये वाला जो चार्ज स्पीशीज रहेगा कंपैरेटिवली इससे कम स्टेबल होगा, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। मैंने बताया था जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, तो उसी कॉन्सेप्ट्स को साथ में याद करते हुए चलिएगा, ठीक। स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं फिर से। रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वेलिसिस के बारे में बात किया गया है। सॉल्वेलिसिस बोलने का मतलब ये कि जब कोई सॉल्वेंट में जब कोई स्पीशीज रहेगा, जैसे ROH का सॉल्वेंट हो गया, मतलब अल्कोहल का सॉल्वेंट हो गया, या फिर वाटर का सॉल्वेंट हो गया, तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब OH नेगेटिव आयंस या फिर OR नेगेटिव आयंस, ये सभी जा करके उस सेंटर पे अटैक करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो हाँ, यहाँ पे ये वाला सेंटर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये वाला सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, वैसे ये वाला सेंटर भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव आयन जैसे ही निकलेगा, आयोडाइड आयन यहाँ पे से निकलेंगे, यहाँ पे से भी आयोडाइड आयन निकलेगा, ऐसा करके। तो ये जब आयोडाइड आयन निकल जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन होगा। इस पॉजिटिव चार्ज में अब हम लोगों को ये चेक करना है कि इन सभी स्पीशीज में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे एनजीपी लग गया। एनजीपी लगने का मतलब कि ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो गया, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दिए। आपने कार्बोकेटायंस वगैरह में पढ़ा होगा कि ऐसा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन यहीं पे लोकेटेड है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन कहलाता है। तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो स्पीशीज रहेगा वो काफी ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए इसमें रेट ऑफ सॉल्वेलिसिस सबसे ज्यादा होगा, ठीक। सी वाले में समझ में आ गया, मतलब अगर मैं ABC मार्क कर दूं इसमें इसमें तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ सॉल्वेलिसिस इसमें होगा, ठीक। उसके बाद ये बात आ जाता है कि इन दोनों में से किसमें ज्यादा रेट ऑफ सॉल्वेलिसिस होगा, मतलब रेट ऑफ सॉल्वेलिसिस किसमें ज्यादा होगा। सर हाँ हाँ हाँ, ऑक्सीजन तो उस पॉजिटिव चार्ज से बहुत दूर है, तो कैसे देंगे वो? नहीं नहीं नहीं, ये रिंग में क्या है, रिंग फ्लेक्सिबल है इसमें, देखो ना, ये जो रिंग है वो 8 मेंबर्ड है ओवरऑल ये 8 मेंबर्ड है, तो इसमें एनजीपी देखने को मिलता है हम लोग को, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो इसमें ऑक्सीजन क्या करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देता है इसको, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो फिर न्यूट्रल वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल रहता है, तो इसलिए वो जल्दी बन जाएगा, तो इसलिए इसमें रेट ऑफ सॉल्वेलिसिस सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। जी सर। तो ये दोनों ऑप्शंस तो कट जाएंगे उसके बेसिस पे। अब हम लोगों को इन दोनों में डिसाइड करना है, तो याद रखिएगा ये वाला बात, जैसे जैसे कार्बन में एस कैरेक्टर बढ़ने लगेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है,
और कोई भी सा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज नेगेटिव चार्ज को कैरी करना पसंद करता है कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये दोनों ही कार्बन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज कौन रखना पसंद करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करेगा, तो इसलिए इसमें रेट ऑफ सॉल्वेंसी ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस। ठीक, तो सी पहले आएगा, उसके बाद 1, फिर उसके बाद बी। सी पहले आएगा, फिर ए, फिर बी। ठीक, तो ऑप्शन सी पहले आएगा, ऑप्शन। ठीक है, सी पहले आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। देखो यहाँ पे बताया भी है, एनजीपी रिएक्शन होता है इसमें, और इस तरीके से ये फास्टेस्ट रिएक्शंस होता है एनजीपी वाले। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए टू सी, मतलब ए टू सी कंपाउंड दिए गए हैं, इसमें एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। एसिडिटी बोलने का मतलब बेसिक केमिस्ट्री, एसिडिटी बोलने का मतलब ऐसा कोई स्पीशीज जो एस पॉजिटिव आयन काफी आसानी से दे दे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं उसका एसिडिक, मतलब वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। तो आप देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि हाइड्रोजन कहां से निकलने वाला है। ये एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोजन निकलेगा कहां से। ठीक, आप देखिए हाइड्रोजन कहां कहां पे प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, तो हाइड्रोजन यहीं पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहीं पे दिखेगा आपको, बाकी यहाँ पे भी दिखेगा ऐसा करके, और वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन दिखेगा। तो हाइड्रोजन निकलने वाला है तो वो तो यहीं से निकलेगा इसमें से। वैसे ही इसमें यहाँ पे से निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे से जब निकलेगा हाइड्रोजन तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इनकेस अगर यहाँ पे से हाइड्रोजन निकलता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल में हम लोगों को देखना है कि हाइड्रोजन कहाँ पे से निकलता है। ठीक, तो ये वाली हाइड्रोजन इसमें यहाँ पे से निकलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे से हाइड्रोजन निकलेगा और इसमें यहाँ पे से हाइड्रोजन निकल। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं पढ़ी कि नहीं, बट देखिए ये वाला अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे से हाइड्रोजन क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड इस तरीके से है ना, ये वाला स्पीशीज कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और ये हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, sp2 का हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके ऑर्बिटल्स ना छोटे रहते हैं, तो छोटा वाला जब ऑर्बिटल्स छोटे रहेंगे तो उस केस में ये वाला जो बॉन्ड बनेगा वो कंपेयर टू दिस छोटा बनता है, और छोटा वाला बॉन्ड रहेगा उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा आइडिया होगा आपको, केमिकल बॉन्डिंग में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, ये वाला क्वेश्चन, ये बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इनमें से किसकी ज्यादा है, बताइए इन तीनों में से बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी। एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड वाली है ना, क्योंकि ये वाला, हाँ ये वाला इसलिए होता है क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, एस कैरेक्टर ज्यादा है, और इसके बॉन्ड जो रहता है वो छोटा बनता है, तो छोटा बॉन्ड बनेगा तो उसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल है, तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। ठीक, इसलिए उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे यहाँ पे जब बॉन्ड टूटेगा मतलब हाइड्रोजन निकलेगा तो वो यहाँ से निकलता है। ठीक, अब जब हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसमें तो एक ही जगह हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा ऑब्वियसली बात, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है ऐसे। ठीक, तो अब हम लोगों को देखना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड A to C। एसिडिटी बोलने का मतलब H पॉजिटिव आयन को देने की टेंडेंसी। H पॉजिटिव आयन जब इन लोग दिए, जहां पे से भी देना था उन लोग दिए, तो बताइए मॉलिक्यूल में क्या चेंजेस आया, ये मॉलिक्यूल क्या बना, ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक बना, एंटी एरोमेटिक बना, नॉन एरोमेटिक बना, क्या बना, देखिए इसको पहले। सर फर्स्ट वाला एरोमेटिक है, ये वाला फर्स्ट वाला एरोमेटिक बन गया, वैसे ही थर्ड वाला भी एरोमेटिक, लास्ट वाला भी एरोमेटिक हो गया, ये जो एंटी है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सबसे कम टेंडेंसी शो कर रहा है हाइड्रोजन को देने का, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनते नहीं है, मतलब स्टेबल ही नहीं होते, तो ये क्या होगा, ये सबसे कम टेंडेंसी शो करेगा H पॉजिटिव आयन को देने का। तो सबसे कम एसिडिटी किसका हो जाएगा, बी का।
तो देखिए कौन से ऑप्शन में बी है, ये वाले ऑप्शन में बी है, तो डायरेक्टली आप मार्क कर सकते हैं ऑप्शन सी को, ठीक है। बाकी ए सबसे ज्यादा और सी सी उसके बाद इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का जनरेशन हुआ है, वैसे ही यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज का जनरेशन हुआ है। अब जब एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिए एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, अब हम लोग आते हैं जो कार्बन आयन बना है उसकी स्टेबिलिटी क्या है। तो कार्बन आयन स्टेबल तब होता है जब उस ग्रुप में ऐसे ग्रुप्स लगे हुए हों जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करे। तो CF3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस नेगेटिव चार्ज को ये स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। वैसे ही यहाँ पे मिथाइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बढ़ाएगा ये यहाँ पे, तो ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा और ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए ऑप्शन ए मतलब सबसे ज्यादा टेंडेंसी शो करेगा H पॉजिटिव आयन को रिलीज करने का, फिर ये क्या बोलते हैं सी, उसके बाद फिर डी, ठीक है। ऑप्शन मतलब ए सी और बी ऐसा ऑर्डर है, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ए सी और बी। पी वाला सबसे कम इसलिए कि एंटी एरोमेटिक। चलिए समझ में आया ये वाला चीज? यस सर, आगे बढ़ते यस हैं। सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वही चीज है, इसमें कुछ कुछ वैल्यूज के बेसिस बता दिया गया है, हालांकि कॉन्सेप्ट लग जाते हैं इससे तो कोई इशू नहीं होता। चलिए ये वाली चीज याद रखने वाला क्वेश्चन है, ये कॉपी में भी लिखाया था, मतलब लिखा हुआ है। तो देखिए कौन से मॉलिक्यूल में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं हम लोगों को। ये वाला मॉलिक्यूल ऑप्शन मतलब ये कंपाउंड ए में, कंपाउंड ए, इसमें हम लोग क्या किसको देखते थे, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है हम लोगों को। तो ये वाले कंपाउंड में क्या देखने को मिलता है, कायरल एक्सिस देखने को मिलता है, कायरल प्लेन देखने को मिलता है, कायरल सेंटर देखने को मिलता है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो अलीन मॉलिक्यूल की तरह है, ठीक है। तो ये अलीन मॉलिक्यूल की तरह है, तो अलीन मॉलिक्यूल्स में क्या देखने को मिलता है हम लोगों को, कायरल एक्सिस देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ए वाला जो ऑप्शन रहेगा वो मैच करेगा सेकेंड ऑप्शन से, ठीक है। बी जो रहेगा ये साइक्लोऑक्टीन है, तो इसमें हम लोगों को कायरल प्लेन्स देखने को मिलता है, तो ये ठीक। और ये हेलिकल कायरलिटी शो करता है। तो देखो ये ऊपर से नीचे की तरफ जब हम लोग जाते थे तो प्लस और माइनस में इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता था, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन का नाम दिया जाता था। तो ये कैसा, अच्छा इसका कॉन्फ़िगरेशन का नाम क्या होगा पता है क्या, बताइए। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाता हूँ ना तो एस बोलने का मतलब माइनस, इसको एम और पी के टर्म्स पे नाम दिया जाता है। तो इसमें क्या है, हेलिकल कायरलिटी ऐसा बोलते हैं। तो उसके बेसिस पे ऑप्शंस में क्या क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर तो किसी में भी नहीं है, कायरल एक्सिस है फर्स्ट वाले में, ए वाले में कायरल एक्सिस है। तो सेकंड मतलब ए और बी दोनों ही ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। ऑप्शन बी में मतलब बी वाले कंपाउंड में कायरल प्लेन है, तो बी का 3 होगा, बी का 3, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ही सी वाले कंपाउंड में फोर्थ हेलिकल कायरलिटी है, तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला चीज जो है यहाँ पे देखिए, कायरल एक्सिस इज प्रेजेंट इन अलीन, बाइफिनाइल्स, बाइपायरोल्स, स्पाइरिन और हेमिस्पाइरिन। ये कॉपी में नोट्स में भी लिखा हुआ है, आपको ध्यान होगा तो एक बार देखिएगा। जब हम लोग कायरलिटी के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे लिखा हुआ है कायरल एक्सिस किस में होता है, कायरल प्लेन किस में होता है, एंसा कंपाउंड, पैरासाइक्लोफेन्स और ट्रांससाइक्लोऑक्टीन्स, इसमें ये कायरल प्लेन्स होते हैं और हेलिकल कायरलिटी डीएनए वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट वाला कंपाउंड देखिए, ये गॉसियन इंटरेक्शंस, गॉसियन इंटरेक्शन के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 8th वाला, द गॉसियन इंटरेक्शन वैल्यू फॉर एमईएमई, एमईबीआर और बीआरबीआर, इसके वैल्यूज दिए गए हैं कुछ रेस्पेक्टिवली। Among the following, the most stable conformation of 2,3-dibromobutane is, तो देखिए ये सभी ऑप्शंस, ठीक। इस क्वेश्चन को एक बार खुद सॉल्व करके देखिएगा, बता देता हूं किस तरीके से होगा। देखिए इसके वैल्यूज दिए हुए हैं, पहले तो मिथाइल का जब गॉसियन इंटरेक्शन होगा तो उसका वैल्यू दिया हुआ है 3.3, ठीक।
मिथाइल ब्रोमीन का गॉसियन इंटरेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 0.8, ठीक, और ब्रोमीन ब्रोमीन का गॉसियन इंटरेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 3.0, ठीक। तो हम लोग को पूछा गया है कि 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन अगर है, 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन जो कंपाउंड है उसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन कौन सा होगा, ठीक है। तो मैं एक हिंट देता हूं आपको कि मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन वही होगा जिसमें गॉसियन इंटरेक्शन का वैल्यू सबसे कम आ रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए। इन सभी कंपाउंड्स में, इन चारों कंपाउंड्स में ये एक दूसरे से वो हो गया है, मिक्स हो गया है, तो फिर मैं इसको बना दे रहा हूं कैसा दिख रहा है। मिथाइल ऐसे है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे H, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे Br, ठीक है ऐसा। और लास्ट वाला नीचे वाला जो कंपाउंड है ये ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में ऊपर की तरफ H मिथाइल Br, H मिथाइल और ये Br, ठीक है, और यहाँ पे मिथाइल H और यहाँ पे Br, ठीक है। तो ये चारों कंपाउंड्स हैं, ये चारों कंपाउंड्स में हम लोगों को देखना है कि गॉसियन इंटरेक्शन के कितने वैल्यूज आते हैं, ठीक। मिथाइल मिथाइल का, मिथाइल ब्रोमीन का और ब्रोमीन ब्रोमीन का दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। तो फर्स्ट वाले में देखिए कौन कौन से किन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। मिथाइल मिथाइल के बीच में हो रहा है, मिथाइल मिथाइल के बीच में गॉसियन इंटरेक्शन हो रहा है, देखिए 60 डिग्री एंगल। तो मिथाइल मिथाइल का कितना वैल्यू दिया हुआ है 3.3, ठीक। मिथाइल ब्रोमीन का हो रहा है यहाँ पे, वैसे ही और कहीं पे हो रहा है कि मिथाइल ब्रोमीन का नहीं हो रहा है। तो मिथाइल ब्रोमीन का कितना हुआ 0.8, एक मिथाइल ब्रोमीन का। वैसे ही ब्रोमीन ब्रोमीन का भी इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो ब्रोमीन ब्रोमीन का कितना वैल्यू है 3.0, ठीक। और कोई गॉसियन इंटरेक्शन हो रहा है क्या, देखिए इसमें मिथाइल मिथाइल का हो गया, मिथाइल ब्रोमीन का हो गया, ब्रोमीन ब्रोमीन का हो गया, और नहीं हो तो टोटल गॉसियन इंटरेक्शन के वैल्यू को कैलकुलेट कर दीजिए। 8 3 11 11 और 6 7.1, ठीक। तो ये 7.1 आया इसका वैल्यू, 7.1 कितने में है, किलो जूल पर मोल, ठीक है, इतना वैल्यू। वैसे फिर नेक्स्ट वाला है, इसमें देखिए इसमें कौन कौन सा गॉसियन इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है, मिथाइल ब्रोमीन का और मिथाइल ब्रोमीन का। तो दो मिथाइल ब्रोमीन के गॉसियन इंटरेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो मिथाइल ब्रोमीन का वैल्यू कितना है 0.8, तो दो है तो 2 8 से 16, तो टोटल कितना हो गया 1.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है, सही है। नेक्स्ट वाले कंपाउंड में देखिए, इसमें मिथाइल मिथाइल का गॉसियन इंटरेक्शन का वैल्यू देखने मतलब गॉसियन इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है, ब्रोमीन ब्रोमीन का गॉसियन इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है, और कोई गॉसियन इंटरेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो इसलिए इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या है, मिथाइल मिथाइल का 3.3 और ब्रोमीन ब्रोमीन का 3, तो टोटल क्या हो जाएगा 6.3, ठीक है, 6.3 किलो जूल पर, ठीक। नेक्स्ट वाले कंपाउंड में देखिए, मिथाइल मिथाइल का गॉसियन इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है, मिथाइल मिथाइल का, ब्रोमीन ब्रोमीन का भी गॉसियन इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है और मिथाइल ब्रोमीन का भी गॉसियन इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इन सभी के वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, 3.3 0.8 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 3.3 0.8 और 3.0, सेम उसी की तरह। तो ये क्या हो जाएगा 7.1। तो अब देखिए इन सभी में जितना भी गॉसियन इंटरेक्शन हमने कैलकुलेट किया, उन सभी में सबसे कम वैल्यू किसका है, सबसे कम वैल्यू ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है हम लोग। तो गॉसियन इंटरेक्शन से क्या होता है, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है ना। तो जिसमें जितना कम गॉसियन इंटरेक्शन होगा मॉलिक्यूल उसमें उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन, समझ में आएगा सर इसमें ऐसे भी देख सकते थे क्या कि एमई ट्रांस में है और बीआर ट्रांस में है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसे वैसे भी देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे देख सकते हैं, बट क्या हो जाएगा ना, गॉसियन इंटरेक्शन का वैल्यू आपको दिया हुआ है पहले से ही क्वेश्चन में। यस सर। अगर मिथाइल और ब्रोमीन का इंटरेक्शन का वैल्यू मिथाइल ब्रोमीन का यहाँ पे है, मतलब 3.3 अगर दिया हुआ रहता, तो उस केस में
किसी और वैल्यू को जैसे मैं कैलकुलेट करने के लिए जाता तो हो सकता है क्या हो सकता था, इसका वैल्यू ज्यादा आ जाए और उसका वैल्यू कम आ जाए। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? मतलब यस सर, वैल्यूज के यस ऊपर डिपेंड कर रहे हैं इसके वैल्यू, मतलब इसका जो इंटरेक्शन है ना वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यस वैल्यूज सर, अगर दिए हुए हैं तो फिर डायरेक्टली आप सॉल्व करिए। यस तो इस तरीके से सॉल्व करना था। ऐसे ही लास्ट वाले सीएसआई या नेट में ऐसी टाइप का क्वेश्चन आया था। हालांकि ये स्ट्रक्चर नहीं पूछा गया था, बस उसमें क्वेश्चन ये आया था कि एक मॉलिक्यूल का नाम दे दिया गया था, उसमें बोल दिया गया कि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर जो होगा उसका, उसमें आप गॉसियन इंटरेक्शन का वैल्यू बताइए, गॉसियन इंटरेक्शन का टोटल वैल्यूज को बताइए। तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन तो पहले बनाना था उस मॉलिक्यूल का, उसके बाद फिर गॉसियन इंटरेक्शन का वैल्यू बताना था। जैसे यही वाला क्वेश्चन मान लीजिए, यही वाले क्वेश्चन को ना एक और फॉर्म में फ्रेम किया जा सकता है, जो कि जिस तरीके से अभी फ्रेम होकर के आया था ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ये वाला चीज समझ में आ गया ना? फिर हटाता हूँ उसको। यस सर, यस तो देखिए ये वाला क्वेश्चन ना, इसमें अब ऑप्शंस ये नहीं दिए हुए थे, ठीक है। मान लीजिए सेम ही क्वेश्चन है, कंप्लीट सेम क्वेश्चन है, बस इसमें ये बोल दिया गया कि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन के गॉसियन इंटरेक्शन का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन ये हो गया, इसमें बोला गया है कि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बताओ। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर के गॉसियन इंटरेक्शन का वैल्यू बताओ। तो उसमें हो क्या जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लोग सबसे पहले तो बनाएंगे इस मॉलिक्यूल को 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन होता क्या है, ब्यूटेन बोला गया है तो 1 2 3 4 ऐसे ब्यूटेन बनाना पड़ेगा। 2,3 डाइब्रोमो बोला गया है तो ब्रोमीन यहाँ पे लगाएंगे, ब्रोमीन यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि इसका न्यूमान प्रोजेक्शन कैसे दिखता है। न्यूमान प्रोजेक्शन में अगर हम लोग देखें तो इसको सामने रख रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये CH3 यहाँ पे, Br यहाँ पे और H यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे H है ऐसे, वैसे यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे H। तो वैसे ही पीछे की तरफ ऐसे बनाऊंगा, फिर उसके बाद इसको लगाऊंगा। इसमें भी क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ ही कर रहा हूँ फिलहाल। Br ऐसे, CH3 ऐसे, उसके बाद फिर H ऐसे, इस तरह से, ठीक। ऐसे रखने के बाद फिर मैं डिफरेंट ओरिएंटेशन देखूंगा इसका कि कहाँ कहाँ पे इसके वैल्यूज क्या क्या आ रहे हैं। तो जितना भी पॉसिबल कन्फर्मर इसका बनेगा ना, उन सभी के वैल्यूज को कैलकुलेट करके देखूंगा। तो जिसमें सबसे कम वैल्यू आएगा वही मेरा मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर होगा। जैसे कि अभी इतने सारे कन्फर्मर को पहले ट्राई करके देखूंगा, रोटेट करके कि कौन कौन से कन्फर्मर बन रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा लेंथी जाएगा। समझ में आया पैटर्न कैसा आ सकता है क्वेश्चन? यस सर। चलिए नेक्स्ट, ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन। दो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा अगर आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है वो पता है तो बताइए। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है? सर, ट्रिपल बॉन्ड की। सबको लगता है ट्रिपल बॉन्ड का होता है, बट डबल बॉन्ड का ज्यादा होता है, ठीक है। हम भूल जाते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट को, कंफ्यूजन हो जाता है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब ज्यादा प्रायोरिटी ऐसा लग जाता है, बट याद रखिएगा हमेशा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा हो, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा है तो आप बताइए इनमें से कौन से ऑप्शंस को काट सकते हैं, कौन से दो ऑप्शंस को काट सकते हैं अगर आपको पता है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो? सर, SS वाला को काट सकते हैं, जो फर्स्ट में SS दिख रहा है उसको। SS? हाँ ये दोनों? हाँ, ये नहीं, दोनों? B और D को सर। हाँ क्यों SS को क्यों काटा जा सकता है? सर, फोर्थ हाइड्रोजन जो है वो फोर्थ में है, तो ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा इसलिए। अच्छा, मतलब ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, मतलब आपने RS निकाल लिया। हाँ, उसमें भी जाएंगे, उसमें भी जाएंगे, डेफिनेटली उसमें भी जाएंगे हम लोग। चलिए ठीक है, इन दोनों को काट लिया हमने। अगर ऐसे, अच्छा इसका कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख ही लेते हैं कि क्या आ जाएगा। यहाँ पे किसको नंबरिंग फर्स्ट मिलेगा? यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, ठीक है। कार्बन से अटैच्ड है एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन से अटैच्ड कितने कार्बन मतलब यहाँ पे एक ही कार्बन है, यहाँ पे भी एक ही कार्बन है और यहाँ पे भी एक ही। अब इस कार्बन से अटैच्ड ऑक्सीजन है, इस कार्बन से अटैच्ड दो कार्बन है, इस कार्बन से अटैच्ड एक और कार्बन है। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? इसकी ज्यादा, 1।
ठीक है, फिर उसके बाद फिर 2, फिर उसके बाद फिर ये 3 और ये 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एस जा रहा है जी, एस कॉन्फ़िगरेशन जाएगा, तो एस कॉन्फ़िगरेशन वाला रहेगा, आर कॉन्फ़िगरेशन वाला कटेगा। ठीक है, यहाँ पे कैसा होगा नंबरिंग देखिए, यहाँ पे कार्बन है, ये H हो गया, यहाँ पे ये वाला कार्बन और यहाँ पे ये वाला कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन से अटैच्ड कार्बन, इस कार्बन से अटैच्ड कार्बन डबल बॉन्डेड, इस कार्बन से अटैच्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड। ठीक है, देखिए प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, ये कार्बन इससे अटैच्ड सिर्फ कार्बन कार्बन कार्बन, इससे डिसाइड नहीं होगा, इससे अटैच्ड कार्बन से डिसाइड होगा, तो इस कार्बन से अटैच्ड कार्बन है, इससे अटैच्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, इस कार्बन से अटैच्ड कार्बन है, इससे 2 कार्बन और अटैच्ड है, और इसमें 3 कार्बन अटैच्ड है, तो प्रायोरिटी यहाँ पे से डिसाइड हो रहा है ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगा, फिर सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगा, फिर थर्ड प्रायोरिटी इसको मिलेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और फोर्थ वाला ग्रुप मेरा डैश में ही है, तो क्या हो जाएगा एस, एस कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, तो इसलिए हम लोग ना आर वाले को काट सकते हैं, यस सर, आर वाले को काट सकते हैं, यस सर, ये आर वाला कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो जिसका ज्यादा प्रायोरिटी होता है ना उसी का सफिक्स लगता है, ये लो कॉन्सेप्ट याद होगा 12th में पढ़े थे, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है उसी का सफिक्स लगता है, जैसे देखिए हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप्स रहते हैं जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसका सफिक्स लगेगा, तो ऑइक एसिड ऑइक एसिड ऑइक एसिड ऑइक एसिड किसका सफिक्स है, इसी का तो है, कार्बोक्सिलिक यस एसिड। सर, ठीक है, तो अब ऑइक एसिड के साथ इनऑइक एसिड लगेगा कि मतलब आइनॉइक एसिड लगेगा कि इनऑइक लगेगा, इनऑइक लगेगा, इनऑइक वाले में यही दोनों बस ऑप्शंस हैं, ये वाला पहले से ही कटा हुआ था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पूरा नॉमेनक्लेचर करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इन केस अगर नॉमेनक्लेचर देखते भी हैं, इन केस नॉमेनक्लेचर देखते भी हैं तो क्या से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जाएगा। ठीक है, हेक्स में ही बना हुआ है सभी। ठीक है, अब थर्ड वाले पोजीशन पे एस तो था ही, तो एस तो हो ही गया। थर्ड वाले पोजीशन पे प्रोब टू आइनाइल, ये 1 2 3। ठीक है, प्रोब टू 1 आई, ये देखिए 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब प्रोपेन वाला ग्रुप है, मतलब वर्ड रूट जो लग रहा है 1 2 3 3 कार्बन का लगेगा। वर्ड रूट क्या होता है, 3 कार्बन का प्रोप होता है, तो प्रोप हो गया। सेकेंड वाले नंबर पे नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे, इसमें जो भी मेन चेन से अटैच होता है उसको नंबरिंग करते हैं 1, इसको नंबरिंग करेंगे 2 और इसको नंबरिंग करेंगे 3। तो ये ओवरऑल सब्स्टिट्यूएंट ही है ना, ओवरऑल सब्स्टिट्यूएंट है, तो ओवरऑल सब्स्टिट्यूएंट में ये प्रोप हो जाएगा। सेकेंड वाले नंबर पे आयन ग्रुप लगा हुआ है, तो सेकेंड वाले नंबर पे आयन ग्रुप लगा हुआ है ना, 1 2 3, तो सेकेंड वाले नंबर पे आयन ग्रुप लगा, तो 2 आयन आइल। आइल कब लगाते हैं, जब हम लोगों को सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में लिखना हुआ रहता है, तो जैसे मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सभी जब सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में लगते हैं तो आइल लगता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, थर्ड वाले पोजीशन पे मेन चेन के थर्ड वाले पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो 3 प्रोप, प्रोप बोलने का मतलब ये पूरा, 2 पोजीशन पे आइन और आइल बोलने का मतलब सब्स्टिट्यूएंट। हेक्स, हेक्स मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए वर्ड रूट क्या होता है हेक्स। हेक्स 5 पोजीशन पे इन ग्रुप लगा होगा, 5th वाले पोजीशन पे इन ग्रुप लगा है, देखिए इन ऑइक एसिड। ऑइक एसिड बोलने का मतलब ये, अगर यही कार्बोक्सिलिक एसिड 2 या 3 पोजीशन पे लगा हुआ रहता तो 2 ऑइक एसिड या 3 ऑइक एसिड ऐसा लगता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर होना चाहिए। ए, ए बी सी तीनों ही एरोमेटिक है ऐसा। सर सी और ए सर, सॉरी बी और सी, बी और सी। हाँ ठीक ठीक,
हाँ, तो ये वाला एक्सेप्शन में आ जाता, मतलब हाँ एक्सेप्शंस में आ जाता था। एक्सेप्शंस में कैसे आ जाता था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन रहते थे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाता था, ऐसे टिल्ट हो जाता था। ठीक है, तो ये नॉन प्लेनर होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ये दोनों ही एरोमेटिक हो जाते हैं। ठीक, इस चीज को हटाने के लिए क्या किया जाता है, ब्रिज लगा दिया जाता है। तो ब्रिज लगाने पे क्या हो जाता है, प्लेनर हो जाता है मॉलिक्यूल। तो एरोमेटिक होने के लिए मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए, तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल प्लेनर है। इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी देखने को मिल रहे हैं, और इसमें क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। तो ये नॉन एरोमेटिक आ जाएगा, ये वाला दोनों ही एरोमेटिक हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, among the compound among A to C the compounds which can exhibit optical activity are, तो कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी एग्जिबिट कर सकता है, ऐसा पूछा गया है, बताइए कौन सा कर सकता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए प्राइम कंडीशन क्या था, कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी कब शो करता था, सेंटर कोई प्लेन पहले, जब उसमें कोई प्लेन ना जा सके या फिर सेंटर ऑफ इन्वर्जन ना हो उसमें, है ना, यही तो प्रॉपर्टी था उसका। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तब होता था जब उसमें प्लेन नहीं जाता था, ना ही सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता था उसमें। तो बताइए कि अगर किसी में से प्लेन चला गया तो वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो इन तीनों कंपाउंड में आप देखिए, सेकंड वाला जो कंपाउंड है काफी फेमिलियर है हमारा, काफी फेमिलियर दिख रहा है। तो उसी कंपाउंड को देखिए एक बार बना करके, हालांकि ये तो वेल जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाइए और देखिए कि कहीं प्लेन जा रहा है क्या इससे। अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी तो फिर देखने से ही समझ में आ रहा है कि OH वाला ग्रुप जो रहेगा दोनों ही सेम साइड में आ जाएगा, क्योंकि ये तो डैश में है, इसको जब मैं फिशर में लेकर के आऊंगा तो ये इधर भी आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा OH की तरफ, तो बीच से एक प्लेन जा सकता है फिर, है ना। यस सर, है कि नहीं? तो इसलिए ऑप्शन बी तो ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला नहीं है, बिल्कुल। अगर मैं प्लेन लेकर के जाता हूं इसमें से, देखिए ये वाला कंपाउंड कैसा है, CH2OH, CH2OH, ठीक है, यहाँ पे से OH यहाँ पे हो जाएगा, H यहाँ पे हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा तो OH यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, और ये CH2OH, ठीक ऐसे। तो मैं यहाँ पे से जैसे प्लेन डालूंगा तो दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो प्लेन लग सकता है ना इसमें, ठीक है। अगर इस मॉलिक्यूल में प्लेन लग सकता है तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी तो नहीं आने वाला। तो देख लीजिए, जिसमें जिसमें ऑप्शन बी है वो कट जाएगा, इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो तीनों ही ऑप्शन में ऑप्शन बी है, तो सीधा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही बता रहा था मैं कि जो क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है ना, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जाइए, उसके बाद फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाइए। कभी कभी आपको दिखेगा कि सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, कभी दिखेगा कि दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, कभी तो तीनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से, जो भी इन लोगों को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी फिर कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। इनकेस अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CH2, मतलब यहाँ पे भी डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। हमने बात किया था कि कायरलिटी जो शो होता है मॉलिक्यूल से, ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा टेट्रा कोऑर्डिनेटेड ही हो, वो ट्राई कोऑर्डिनेट भी होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, वैसे ही इसमें देखिए CH2PH PH, और यहाँ पे भी डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप। तो ये कंप्लीटली कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर ऑब्वियस सी बात है, अगर एक कायरल सेंटर है मॉलिक्यूल में तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, वैसे ही इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला कंपाउंड। चलिए ये जो क्वेश्चन है रिएक्शन मैकेनिज्म से है, एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म आप देखेंगे तो जाने में, मैं फिर भी बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, और कुछ नहीं। हालांकि अपने रिएक्शन मैकेनिज्म में आप पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है, बट अब क्वेश्चन सॉल्व हो ही रहा है तो फिर सबको करते चलते हैं साथ से। विद रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोफिलिक, जो जिसमें कुछ ज्यादा ही कॉन्सेप्ट लगेंगे उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है।
With respect to the electrophilic aromatic substitution, reactivity order of pyrrole, pyridine and indole is. तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, नाम से जो नाम होता है वही वाला चीज आकर के अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन से चार्ज का रहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बोलने का पॉजिटिव मतलब चार्ज सर, जी, पॉजिटिव हाँ, चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप हो, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। एरोमेटिक रिंग में होगा वो चीज और सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यही यही जो इसका नाम है वही चीज होने वाला है। एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल किसी एरोमेटिक रिंग में जा करके किसी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करने वाला है। जैसे ये एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन क्या है, एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक रिंग में यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को कोई इलेक्ट्रोफाइल आया और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट हटा दिया और खुद जाकर के लग गया। ऐसे टाइप के रिएक्शन देखने को मिलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। अब पूछा ये गया है कि इन तीनों में ही इंडोल, पायरोल और पिरिडीन, इन तीनों में ही रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इन तीनों ही ग्रुप, क्या ये तीनों ही ग्रुप एरोमेटिक है? तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों ही ग्रुप एरोमेटिक। पिरिडीन कुछ ऐसा रहता है, लाइंस बनाता हूं। पायरोल पहले बना देता हूं। ऐसे ये पायरोल है, ठीक है। वैसे ही ये पिरिडीन, पिरिडीन का स्ट्रक्चर हमने ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ा था, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। और ये जिसको नहीं बोलते इंडोल, ये इंडोल कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। ये तीन ग्रुप्स हैं। तो इन तीनों में पूछा गया है कि रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, मतलब कौन सा वाला रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, ऐसा पूछा गया है। तो आप देखेंगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ये वाला जो पिरिडीन होता है ना, वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करता, ये एक्चुअल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। चिचिबिपिन रिएक्शन करके एक नेम्ड रिएक्शन आएगा, उसमें आप देखेंगे चिचिबिपिन रिएक्शन में ये क्या होता है, नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रो मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा वो है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन के कंपैरिजन कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जब पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन के पास नहीं जाने वाला, ये किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा। तो जिसकी वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज में हाइड्रोजन आकर के अटैक कर लेता है। अब देखो कोई भी सा जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जब आ रहा है, ये जैसे हाँ, इलेक्ट्रोफाइल जब आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव सेंटर्स पे ही अटैक करेगा। तो वैसे ही इसमें भी पॉजिटिव सेंटर्स का जनरेशन होगा, सॉरी ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव सेंटर पे ही अटैक करेगा। हाँ, तो ये नेगेटिव सेंटर्स पे अटैक करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, पिरिडीन में आप देखेंगे, पिरिडीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल आता है इसमें, मतलब इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक होता है इसमें, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। कंपैरिजन हम लोगों को इन दोनों के बीच में करना होता है। इस चीज को याद रखिए कि पिरिडीन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलने का मतलब इसमें न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव सेंटर पे अटैक होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो लास्ट में ही आएगा। तो आप देख लीजिए पिरिडीन सबसे लास्ट में किसमें आ रहा है, तो पिरिडीन सबसे लास्ट में इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ठीक। तो हम लोगों को कंपैरिजन करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में। जब रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें अल्फा अटैक, इसमें बीटा अटैक होता है और इसमें होता है अल्फा अटैक, ठीक है। मतलब जब इलेक्ट्रोफाइल आता है तो यहाँ पे बीटा पोजीशन पे अटैक होता है, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा बोलते हैं, इसको अल्फा बोलेंगे और इसको बीटा पोजीशन बोलेंगे। वैसे ही इसको अल्फा पोजीशन बोलेंगे, इसको बीटा पोजीशन बोलेंगे, ठीक। तो इसमें बीटा अटैक होता है और इसमें अल्फा अटैक होता है। तो जब बीटा अटैक होगा और इलेक्ट्रोफाइल आकर के यहाँ पे लगेगा तो ये जो
इलेक्ट्रोफाइल आकर के जब यहाँ पे लगेगा इस तरह से, जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आया और लगा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आया, ये इलेक्ट्रोफाइल आया और यहाँ पे लगा, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटर जनरेटर था, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर जनरेटेड है, ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव सेंटर यहाँ पे जनरेटेड है। और यहाँ पे जब बीटा अटैक होगा, सॉरी यहाँ पे जब अल्फा अटैक होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा, इस तरह से बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर का जनरेशन होगा यहाँ ऐसे। तो कंपाउंड कुछ इस तरीके से देखेंगे हम लोगों को, ठीक है। एरोमेटिसिटी दोनों में ही लॉस्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पाई डेंसिटी रिंग में बढ़ा ही रहा है। तो दोनों ये वाले कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मतलब दोनों ही, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, इसमें भी नाइट्रोजन को लोन पेयर रिंग के अंदर में जा रहा है, इसमें भी नाइट्रोजन को लोन पेयर रिंग के अंदर में जा रहा है। बट जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे बीटा पोजीशन में होता है, यहाँ पे अल्फा पोजीशन में होगा, तो पॉजिटिव चार्ज की जनरेशन के बेसिस पे हम लोगों को देखना है स्टेबल कौन सा है। तो हम लोगों को देखने को मिलेगा ये वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन से वाले ग्रुप चाहिए रहता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को, और नाइट्रोजन कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसकी नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी को और ज्यादा कम कर रहा है। अच्छा, इसका ये वाला कॉन्सेप्ट के बेसिस पे नहीं जाएगा आंसर, चलिए इसको बाद में ही देखते हैं, इसमें और कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को बाद में ही देखते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हुआ। चलिए ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट बाद में देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे नहीं बन रहा ये वाला क्वेश्चन, तो बाद में डिस्कस करेंगे, मैं बाद में बताता हूँ इसको। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया गया है इसको, ठीक। चलिए ये वाले क्वेश्चन पे आई, 13th वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एनरिच्ड विद आर इन आइसोमर, इसमें आर इन आइसोमर दिया गया है, ठीक है, जिसका 60% इन आइसोमेरिक एक्सेस है। एग्जिबिट, ये ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू दिया हुआ है 90%, 90 डिग्री। इफ ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू ऑफ द सैंपल इज -135 डिग्री, द रेशियो ऑफ आर एंड एस इन आइसोमर वुड बी, मतलब आर और एस इन आइसोमर का हम लोगों को परसेंटेज पूछा गया है इस क्वेश्चन। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी जो हम लोग पढ़े थे, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन आइसोमर के बारे में, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार देखिए, इसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिए। आंसर इसका ऑप्शन ए ही है, दिख रहा है, बट इसको एक बार ट्राई करके देखिए। मैं तब तक इसको देखता हूँ, इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट एक बार ट्राई करके देखिए इसमें। मैं एक बार क्वेश्चन को और समझा देता हूँ। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एनरिच्ड विद आर इन आइसोमर, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जिसमें आर इन आइसोमर है, एनरिच्ड विद आर इन आइसोमर, मतलब इन आइसोमेरिक एक्सिस किसका है, आर इन आइसोमर का इन आइसोमेरिक एक्सिस है। कितना परसेंट, 60%, ठीक। एग्जिबिट +90 डिग्री, +90 डिग्री, मतलब इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू आ रहा है, थीटा मिक्सचर का जो वैल्यू आ रहा है, वो कितना आ रहा है, +90 डिग्री का। इसका मतलब ये हो गया कि आर इन आइसोमर जो होगा वो पॉजिटिव साइन, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, और एस इन आइसोमर जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, ठीक। इफ थीटा ऑफ द मिक्सचर वैल्यू ऑफ द सैंपल इज -135 डिग्री, मतलब दूसरा वाला सैंपल भी है जिसका थीटा ऑफ द मिक्सचर का वैल्यू जो है वो दिया गया है -135 डिग्री, द रेशियो ऑफ आर एंड एस इन आइसोमर वुड बी, तो आर और एस इन आइसोमर का इसमें रेशियो क्या क्या होगा, ऐसा पूछा गया, ठीक है। आर और एस का इन आइसोमर क्या क्या हो, आर और एस का इन आइसोमर का जो परसेंटेज है उसका वैल्यू पूछा गया है। तो एक बार कोशिश करिए सॉल्व करके देखने की। फॉर्मूलाज हमने पढ़ा था, फॉर्मूला के बेसिस पे एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन को बनाने का, तब तक वो वाला भी देखता हूँ। नहीं, लास्ट वाला था, अभी देखो। हाँ,
तो देखिए इन दोनों में हम लोगों को स्टेबिलिटी देखना था, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन वाला केस मैंने मिस कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ना सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन वाला केस आ जाता है। कार्बोकेटायन है, इसकी जस्ट नेक्स्ट में ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर है, तो ये वाला कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा कंपेरेटिवली। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे वो लोन पेयर वाले इफेक्ट लगेगा, मतलब सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन वाला केस लगेगा। यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बोकेटायन है, तो इसके जस्ट नेक्स्ट में ऐसा वाला ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन समझ में आता है ना क्या होता है? एक कार्बन सेंटर होगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर्स, ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली इसमें डाल सकता है और स्टेबल बना सकता है इसको। तो वैसे ही केस इसमें भी देखने को मिलता है। तो ये वाला कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, तो जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो इसलिए पायरोल का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, फिर इंडोल का आता है, फिर पिरिडीन का। ठीक है, मैं एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा था। रेजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है ना, ये वाला चीज पढ़े होंगे आप प्रीवियस क्लासेस में। यस सर। ठीक ठीक, तो फिर यहाँ पे इसीलिए ये जो लोन पेयर्स हैं वो काफी ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा इसको, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस। तो इसलिए पायरोल सबसे पहले आएगा, फिर इंडोल आता है, फिर पिरिडीन आता है। अब अल्फा अटैक क्यों होता है, बीटा अटैक क्यों होता है, उसके भी रीजंस हैं अपने, जैसे कि यहाँ पे तो मैं बता देता हूँ। पायरोल रिंग है यहाँ पर, जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, अल्फा बीटा अटैक होगा। ये पायरोल रिंग इस तरीके से दिख रहा है, ऐसा है कंपाउंड हमारा पायरोल। अगर मान लीजिए यहाँ पे बीटा अटैक होता है, तो उस केस में कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनता है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, और ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बना। और जब अल्फा अटैक होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये रिंग कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आया ऐसे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया ऐसे, ठीक है। तो इस केस में ये वाला ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये वाला कंपाउंड बनेगा। अब इसमें देखिए ये वाला स्टेबल नहीं हो पाता, ठीक है, ये यहाँ पे स्टेबल डायरेक्टली, हालांकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, बट उस केस में ये ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए बीटा अटैक प्रेफरेबल होता है उसमें, तो वैसे ही अल्फा अटैक उसमें प्रेफरेबल होता है। हालांकि रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी फिलहाल अभी यही समझ लीजिए कि ये इसमें अल्फा बीटा अटैक ज्यादा प्रेफरेबल होगा और इसमें अल्फा अटैक, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, फिर लास्ट में पिरिडीन वाला केस इसलिए क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता उसमें, चिची-बिबिन रिएक्शन की वजह से इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए लास्ट वाला केस। चलिए इसमें देखिए ये वाले क्वेश्चन में क्या था, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एनरिच्ड विद आर एनाइसोमर। आर एनाइसोमर से एक कंपाउंड है जो कि एनरिच्ड है, मतलब इसमें एस एनाइसोमर भी है और साथ साथ आर एनाइसोमर, ठीक, जिसका थीटा ऑफ मिक्सचर का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब इस मिक्सचर के ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू दिया हुआ है +90 डिग्री, ठीक है, इतना वैल्यू दिया हुआ। इसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एनाइसोमेरिक एक्सिस इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ मिक्सचर into 100 डिवाइडेड बाय थीटा ऑफ मेजर एनाइसोमर, है ना, यही पढ़ा था हमने। ये एक फॉर्मूला याद है क्या, ये एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ठीक है, रिवाइज किए होंगे तो याद होगा ये वाला फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक। तो इस मिक्सचर में क्या बोला गया है, 60% एनाइसोमेरिक एक्सिस है किसका, आर एनाइसोमर का। अगर आर एनाइसोमर का 60% एनाइसोमेरिक एक्सिस होगा तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू दिया हुआ है और इसका भी वैल्यू दिया हुआ है। इसका वैल्यू क्या है 60, ठीक, और थीटा ऑफ मिक्सचर का वैल्यू क्या है, थीटा ऑफ मिक्सचर का वैल्यू है 90 into 100 डिवाइडेड बाय थीटा ऑफ मेजर एनाइसोमर।
अब यहाँ पे थीटा ऑफ मेजर कौन होगा, मेजर इन एंशोमर कौन है, यहाँ पे आर इन एंशोमर मेजर है, तो इसको मेजर ना लिख करके आर ही लिख देता हूं, थीटा ऑफ आर इन एंशोमर। तो थीटा ऑफ आर इन आइसोमर का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ आर इन आइसोमर, इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 90 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, ऐसे ही होगा, समझ में आ गया यहाँ तक। ये आर इन आइसोमर जो है इसका, ये जो आर इन आइसोमर है ना, ये प्योर फॉर्म में रहता है, मेजर इन आइसोमर का प्योर वाला फॉर्म। जो भी मेजर इन आइसोमर रहेगा उसका प्योर फॉर्म में थीटा का वैल्यू क्या रहता है, वही है उसका, मतलब वहां पे यही वाला वैल्यू आता है। जो भी मेजर इन आइसोमर रहता है उसका प्योर फॉर्म में जब है वो, तो उसका थीटा का वैल्यू क्या आता है, वो इसी ये वाला वैल्यू उसी चीज को डिनोट करेगा। ठीक है, तो आर इन आइसोमर का जो वैल्यू आएगा, जो प्योर फॉर्म में अगर आर इन आइसोमर है तो उसका थीटा का वैल्यू इतना आता है। ठीक, बट जो नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन दिया गया है हम लोगों को, इफ थीटा वैल्यू ऑफ द सैंपल इज -135 डिग्री, तो इसमें बताइए कि इसमें किसका इन आइसोमर का, कौन सी इन आइसोमर का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब आर इन आइसोमर एक्सिस में होगा कि एस इन आइसोमर एक्सिस में होगा, बताइए सोच के। सर एस। एस इन आइसोमर होगा, क्यों एस इन आइसोमर होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में इसका ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू कितना आ रहा है, -135 डिग्री। तो -135 अगर डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब एस का वैल्यू ही ज्यादा होगा, क्योंकि आर की बेसिस पे हम लोगों को क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया था कि ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड है एनरिच्ड विद आर इन आइसोमर, जिसमें आर इन आइसोमर का एक्सिस ज्यादा है, मतलब एक्सिस में है, तो उसका वैल्यू +90 डिग्री में आ रहा था। तो अगर +90 डिग्री में वैल्यू में क्यों आएगा, क्योंकि आर इन आइसोमर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उसको। ठीक है, और माइनस कब आएगा, जब जस्ट इसका उल्टा वाला इन आइसोमर, मतलब जस्ट इसका इन आइसोमर है, एस फॉर्म जो रहेगा वो एक्सिस में होगा, तब नेगेटिव में आएगा। तो ये वाले कंपाउंड में, ये वाले मिक्सचर में क्या होगा, -135 डिग्री इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें एस इन आइसोमर का एक्सिस ज्यादा है। हम लोगों को बोला गया है कि आर और एस इन आइसोमर का परसेंटेज बताओ, रेशियो बताओ, तो ये परसेंटेज तभी निकलेगा जब हम लोगों को इन आइसोमेरिक एक्सिस पता चलेगा। क्यों, क्योंकि हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, परसेंटेज ऑफ मेजर इन आइसोमर, परसेंटेज ऑफ मेजर इन आइसोमर कैसे निकालते हैं, 100 प्लस E/2, परसेंटेज ऑफ माइनर इन आइसोमर कैसे निकालते हैं, 100 माइनस E/2, याद है क्या फॉर्मूला? यस सर। ठीक, तो ये निकालने के लिए हम लोगों को ई का वैल्यू तो पता होना, ई का वैल्यू पता होना चाहिए, है ना, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, बट हम लोगों को पता नहीं है कि आइसोमेरिक एक्सिस का कितना है। कैसे निकाला जाता है, इस वाले फॉर्मूले से। तो आइसोमेरिक एक्सिस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ मिक्सचर, दिया हुआ है क्या, दिया है ना, थीटा ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है ना, देखो -135 डिग्री है ना, डिवाइडेड बाय थीटा ऑफ मेजर इन आइसोमर। अब इसमें मेजर कौन है, मेजर है एस वाला, तो एस वाले का थीटा वैल्यू कितना होगा, आर वाले का, आर वाले के मैग्नीट्यूड के बराबर, बट जस्ट इसका साइन उल्टा, ये प्लस में था तो ये वाला जो होगा एस वाले का क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू माइनस में हो जाएगा, तो -90 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60। तो वही चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, -90 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60। थीटा ऑफ मिक्सचर कितना दिया हुआ है, -135 इंटू 100 डिवाइडेड बाई -90 इंटू 100 डिवाइड बाई 60 है, तो ऊपर लेकर के जाता हूं तो 60 हो जाएगा। कैलकुलेट करिए, 100 कैंसर, 0 से 0 कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो इसका मतलब क्या हुआ, आइसोमेरिक एक्सिस का जो वैल्यू आ रहा है वो 15% है, मतलब एस वाला जो आइसोमर है वो 50% ज्यादा है। सर वो 6 भी बचा हुआ है सर, 6 बचा हुआ क्या है, चीज, क्या चीज, 6 बचा हुआ है, 6। अच्छा 6 भी बचा हो, अच्छा हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, सही
सही देखा आपने। तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, फिर 12 15, ठीक है 3 से काट लिया 15, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो गया 6 5 से 30 और 6 7 8 9 90% 1, हाँ 90% इन आइसोमेरिक एक्सेस है, ठीक है ना, हाँ अब ठीक है 90% इन आइसोमेरिक एक्सेस। अब हम लोगों को मेजर और माइनर इन आइसोमर को बस निकालना है। इस वाले केस में मेजर कौन है, एस वाला, तो एस का परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एस विल बी इक्वल टू 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2, 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 190 बाई 2, ठीक है। तो 2 1 जा 2 9 से 18 और 2 5 से 10, तो 95% एस इन आइसोमर। आर इन आइसोमर कितना, जस्ट इसका 100 माइनस 95 मतलब 5%। तो अब हम लोगों को पूछा गया है कि आर और एस इन आइसोमर का रेशियो क्या है, तो आर का वैल्यू है 5 और एस का वैल्यू है 95, ठीक है, एस का वैल्यू है 95, तो 5 1 जा 5 1 जा और 9 जा, तो 1:19 इसका आंसर है, तो 1:19 इसका आंसर है ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया कैसे कैसे किए, क्लियर हुआ क्या। हमने क्या किया, दो सॉल्यूशन दिया हुआ था, एक सॉल्यूशन में आर एनेंशियोमर ज्यादा था, एक सॉल्यूशन में एस एनेंशियोमर ज्यादा था। एक एनेंशियोमर का एनेंशियोमेरिक एक्सिस बताया था और ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू बता दिया गया था, उसके बेसिस पे हम लोग मेजर एनेंशियोमर का वैल्यू निकाले, मतलब प्योर वाले मेजर एनेंशियोमर का वैल्यू निकाले। और इसमें क्योंकि एस एनेंशियोमर ज्यादा था तो इसका साइन उल्टा करके इसके वैल्यू को पुट कर दिए बस, और कुछ नहीं, और फॉर्मूला लगा करके आंसर निकला है बस, क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए चलिए देखिए, अब यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इसमें फिर से आईयूपीएसी नहीं बताना है, ठीक है, दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो आपने स्टीरियो केमिस्ट्री वाले जो नोट्स हैं उसमें देखा होगा फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर लिखा था मैंने, तो उसमें ऑर्डर में देखिएगा कि ये ईस्टर वाला जो ग्रुप रहता है, CWR वाला जो ग्रुप रहेगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू ओन वाले ग्रुप के, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो अगर इसकी प्रायोरिटी अगर ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी अगर ज्यादा है इसके रेस्पेक्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि सफिक्स जो रहेगा ये दोनों रहेगा, ना कि ये ओन, ठीक है। तो ऑप्शन सी कैंसिल करिए, ऑप्शन डी कैंसिल करिए। अब आर और एस निकालिए, आर और एस के बेसिस पे आंसर आ जाएगा, पूरा आईयूपीसी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर सेंटर पे 1 नंबर करेंगे ये, 2 नंबर होगा ये, 3 नंबर होगा ये, 4 नंबर होगा ये, एस में जा रहा है और एस ही होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नंबरिंग वगैरह मतलब पूरा कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने की जरूरत नहीं है, नॉमेनक्लेचर अगर आप देखना है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 ऐसा करके, और साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन की तरह इसका नाम, ठीक। आगे बढ़ते हैं, epoxidation of R cyclohextuenol with paracetic acid yields a 95:5 mixture of compound A and B. Compound A and B are, तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है उसके बेसिस पे आंसर निकाला गया है, तो देखिए epoxidation of R cyclohextuenol, यही है R cyclohextuenol, ठीक। इसका इपॉक्सीडेशन कराया गया है। इपॉक्सीडेशन में देखिए, इपॉक्सीडेशन जब होता है तो डबल बॉन्ड में क्या हो जाता है, इपॉक्साइड ग्रुप जाकर के लग जाता है कुछ इस तरीके से, और एक इफेक्ट होता है क्या होगा ना, जो पोलर ग्रुप्स रहेंगे, ये वाला जैसे पोलर ग्रुप है OH एक पोलर ग्रुप है, तो पोलर ग्रुप की तरफ से जा करके ही ये OH इपॉक्सीडेशन होता है। जब ऑर्गेनिक देखेंगे आप तो उसमें आप इपॉक्सीडेशन वाला मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड और H2O2 इन लोगों के बेसिस पे ऑक्सीडेशन देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन जब ऐसे टाइप के कंपाउंड में होगा ना तो उसमें क्या होगा, इपॉक्सीडेशन टुवर्ड्स दैट कंपाउंड होता है। टुवर्ड्स दैट कंपाउंड बोलने का मतलब अगर ये वेज में लगा हुआ है तो वेज की तरफ से भी ऑक्सीडेशन होगा, साथ में मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है,
ये सभी एनिसोटॉपिक रिएक्शंस होते हैं, मतलब एक दूसरे के एनिसोमर का ही फॉर्मेशन होता है। इसको क्या बोला जाता है? एनिसो सेलेक्टिव रिएक्शंस होते हैं। एनिसो सेलेक्टिव बोलने का मतलब एक दूसरे के एनिसोमर का फॉर्मेशन होगा। तो ये ज्यादा अमाउंट में बनता है 95% और ये 5% में बनेगा, मतलब पॉसिबिलिटी इसके भी बनने की होती है। तो इन दोनों में बस पूछा गया है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। इन दोनों में रिलेशन डायस्टीरियोमर का रहेगा, ये डायस्टीरियोटॉपिक रिएक्शन कहलाएगा उस केस में, क्योंकि ये जब कंपाउंड दो जो डिफरेंट टाइप के जब कंपाउंड्स बनेंगे ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो भी कंपाउंड्स बनेगा तो इन दोनों के बीच में रिलेशन देखा जाएगा। अगर ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर रहेंगे तो ये डायस्टीरियोटॉपिक रिएक्शंस कहलाएगा, मतलब डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस कहलाएगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के वो इनेंशियोमर्स होते हैं तो इनेंशियो सेलेक्टिव रिएक्शंस कहलाते हैं। ये बाद में देखेंगे जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। तो देखिए अब आप खुद भी देख सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट रहता है ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक के डिफरेंट सब्जेक्ट का मतलब डिफरेंट टॉपिक्स रहते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को मिला करके क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन के बेसिस पे इपॉक्सीडेशन करवाया गया। इपॉक्सीडेशन कराने के बेसिस पे दो डिफरेंट कंपाउंड्स बने। अब इन दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स में हम लोगों को रिलेशन पूछ दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही क्या है, डायस्टीरियो, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करके पलट करके रखना भी चाहूँ तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेज बनेगा उसके। ये डायस्टीरियोमर है। नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला कंपाउंड, ये भी एरोमेटिसिटी के ऊपर बेस्ड है वाला क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। तो इसमें याद रखिएगा, याद रखने वाला एक कॉन्सेप्ट है। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक ये वाला होता है। एरोमेटिसिटी देखे होंगे तो फिर आपको पता होगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। ये स्क्वायरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर जी स्क्वायरिक एसिड है। ठीक, तो ये स्क्वायरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 2 और 2, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे ये स्क्वायरिक एसिड है और इसका एरोमेटिक नेचर बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर तो इसी का रहता है। एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज H पॉजिटिव आयन को फिर से लिबरेट करवाना है हम लोगों को, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर इसी का होगा। तो C सबसे ज्यादा जिसमें भी होगा, तो ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बेसिस पे फिर A आता है, फिर ये आएगा। इसमें क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे H पॉजिटिव आयन निकलेगा तो ये नेगेटिव चार्ज का जनरेशन यहाँ पे, वैसे नेगेटिव चार्ज का जनरेशन यहाँ पे। तो इन दोनों में हम लोगों को कंपैरिजन करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरफ डीलोकलाइज कर सकता है, साथ साथ इधर भी, इसमें भी वैसे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। बट ये वाला जो रिंग रहेगा ना, बेंजीन रिंग, ये अपनी जो पाई बॉन्ड्स हैं इसको इस तरफ डीलोकलाइज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ डीलोकलाइज करेगा तो इसके पास यहाँ पे जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको स्टेबलाइज करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से इसका जो एसिडिक नेचर होगा वो कंपैरेटिवली इससे कम हो जाएगा। ठीक है, कैसा हुआ स्टार्टिंग से, ये क्योंकि स्क्वायरिक एसिड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो काफी ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा ही, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन यहाँ पे से निकल जाएंगे। H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में निकला तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, वैसे यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। ठीक, तो ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का है। कंपैरिजन इन दोनों के बीच में अगर हम लोगों को करना है तो यहाँ पे से एसिडिक प्रोटॉन्स निकलते हैं। एसिडिक प्रोटॉन्स बोलने का मतलब अगर जहाँ पे से हाइड्रोजन निकल रहा है तो जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल होना चाहिए, वही एसिडिक प्रोटॉन है। तो ये एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पे से एसिडिक प्रोटॉन वाला, तो ये नेगेटिव चार्ज दोनों ही नेगेटिव चार्ज स्टेबल तो है, बट कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये इस तरह से स्टेबलाइज हो सकता है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जा सकता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किसके पास है, कार्बन के पास। जब ये डीलोकलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज किसके पास चले जाएगा, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन कंपैरेटिवली कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को रखने की टेंडेंसी ज्यादा कैरी करता है। तो इसलिए यहाँ पे भी डीलोकलाइज हो जाएगा, यहाँ पे भी डीलोकलाइज हो जाएगा। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाएं, बट यहाँ पे ये भी है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना इसका, मतलब पाई बॉन्ड्स हैं, बेंजीन के पाई बॉन्ड्स भी इस तरफ डीलोकलाइज हो सकते हैं। तो इन केस अगर ये डबल बॉन्ड इस तरफ डीलोकलाइज हो जाएगा
तो उस केस में इसके पास ऑप्शन सिर्फ इसी के पास बचेगा, मतलब इसी के पास जाने का बचेगा, वेयर एज इसके पास दोनों के पास जाने का ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे देखते हैं इसको, तो सी सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर ए होगा, फिर बी। चेक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला देखिए, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एट द टू कायरल सेंटर्स ऑफ माइनस कैम्फोर इज। तो ये दो कायरल सेंटर्स हैं, इसमें सिंपल सा है क्वेश्चन। क्या हो जाएगा फर्स्ट में, क्या हो जाएगा फर्स्ट में? बताइए बताइए, खुद से करिए इसको, सिंपल सही। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? क्या आंसर आना चाहिए? अब इसका तो बहुत प्रैक्टिस हो गया होगा, बता सकते हैं जल्दी से। वन का देखेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 एस एस हो जाएगा, और इसका 1 बताइए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी आ रहा है क्या? ठीक है, ऑप्शन डी, तो दोनों का एसएस होगा। आगे बढ़ते हैं। In the compound given below, the relation between HA, HB and between Br1 and B, मतलब bromine 1 and bromine 2, वही डायस्टीरियोटॉपिक कैसा रिलेशन है इसके बारे में पूछा गया। तो बताइए, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। HA और HB में कैसा रिलेशन है बताइए? क्या दोनों एनिसोटॉपिक है, डायस्टीरियोटॉपिक है, कैसे हैं? दो ही ऑप्शंस हैं इसमें, या तो एनिसोटॉपिक होगा या डायस्टीरियोटॉपिक होगा। क्या होगा? क्या करना है? C2 एक्सिस पहले लगाएंगे। अगर C2 एक्सिस मॉलिक्यूल में नहीं लग रहा तो फिर क्या करना है? नेक्स्ट क्या करना है? प्लेन लगाना है। प्लेन ऐसा लगाना है सो दैट कि H और H के बॉन्ड के बीच से जाए। अगर वो भी नहीं लग रहा है तो HH को काटते हुए प्लेन लगाना है। बताइए क्या है? चल, यहाँ पे C2 एक्सिस अगर आप लगाएंगे तो C2 एक्सिस लगेगा नहीं। C2 एक्सिस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ब्रोमीन इसमें दोनों की तरफ पीछे पीछे ही है। अगर मैं C2 एक्सिस लगाता हूं तो दोनों ब्रोमीन सामने आ जाएगा, तो C2 एक्सिस पॉसिबल नहीं है। प्लेन लगाने की कोशिश करूंगा तो प्लेन मतलब इसी बोर्ड के प्लेन के बेसिस पे अगर मैं लगाऊंगा तो एक एच सामने की तरफ, एक एच पीछे की तरफ हो तो जाएगा, बट यहाँ पे ब्रोमीन को रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई नहीं है। यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो वैसा वाला प्लेन नहीं लगा सकता। सिर्फ ऐसा वाला प्लेन लग सकता है जिसमें H और H ये दोनों ही H करते हुए चले जाएंगे। तो ये दोनों H के बीच में कैसा रिलेशन आ जाएगा? ये दोनों ही डायस्टीरियोटॉपिक। ठीक है, दोनों ही डायस्टीरियोटॉपिक हो जाएंगे। अब क्योंकि मैं प्लेन ऐसे नहीं लगा सकता, सिर्फ ऐसे लगा सकता हूं मॉलिक्यूल में, तो आप देखिए ये ब्रोमीन वैसे वाले प्लेन में ये दोनों ही ब्रोमीन क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो अगर ये दोनों ही ब्रोमीन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं प्लेन लगा करके मॉलिक्यूल में, C2 एक्सिस तो पॉसिबल है नहीं, तो ये दोनों प्लेन को लगा करके ये दोनों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एनिसोटॉपिक। ठीक है, सिंपल सा था। कौन सा हो जाएगा फिर? ऑप्शन। ठीक है, फिर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलिए। Given the energy of each Gaussian butene interaction is 0.9 kilocalorie per mole, G value of the following reaction is। देखिए, अब कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो समझ में नहीं आता, तो हालांकि हम लोगों को हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है, तो आप ऑप्शंस के बेसिस पे जाइए। अब G वैल्यू क्या होता है पता नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है इसके बारे में, G वैल्यू क्या होता है। तो आप ये देखिए कि इसके ऑप्शंस किस तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, एक्चुअल में G वैल्यू बोलने का मतलब गिब्स फ्री एनर्जी है यहाँ पे। तो इन दोनों के गिब्स फ्री एनर्जी में डिफरेंस क्या है और उसको पूछा गया है। तो आप गॉसी वैल्यू का और कोई डेटा नहीं दिया गया है हम लोगों को, और कोई डेटा नहीं दिया गया है, तो गॉसी इंटरेक्शन का जो भी वैल्यूज आ रहा होगा
उसी के वैल्यूज को माइनस करके आंसर निकालिए, ठीक है, क्योंकि इसमें तो हम लोगों को वो मतलब लीव तो नहीं करना है क्वेश्चन को, नेट वगैरह में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को लीव ही करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन ही समझ नहीं। और भी एक दो क्वेश्चंस हैं जो कि वैसे ही रहते हैं, हालांकि बहुत इजी लगेगा, मन करेगा कि इसको बना लूं, बट अगर नेगेटिव मार्क्स है क्वेश्चन में तो फिर उसको क्वेश्चन को लीव ही करना सीखना है। तो देखिए इसमें क्या है, जी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जी वैल्यू कैलकुलेट होता है किससे, गॉसियन इंटरेक्शन का जो भी वैल्यू आएगा, इसके लिए गॉसियन इंटरेक्शन का वैल्यू और इसके लिए गॉसियन इंटरेक्शन का वैल्यू, तो इन दोनों का गॉसियन इंटरेक्शन के वैल्यूज को जब हम लोग वो डिफरेंस लेकर के आएंगे वही जी वैल्यू कहलाता है इसका। तो क्या हो जाएगा इसमें गॉसियन इंटरेक्शन, मतलब ये पहले तो मॉलिक्यूल को बनाना पड़ेगा, तो ये मॉलिक्यूल जब बनेगा तो देखिए दोनों एक दूसरे के ट्रांस में, यहाँ पे मिथाइल, सबसे पहले तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही लगाए, तो ये ऐसे फिर मिथाइल, बताइए इसमें कितना गॉसियन इंटरेक्शन है, इसको किया है हमने, कितना गॉसियन इंटरेक्शन है, वैसे इसमें बताइए कितना गॉसियन इंटरेक्शन, इसमें क्या है sis? ठीक है, दोनों सही बनाया, इसमें सिस हो गया और इसमें ट्रांस हो गया। सर इसमें Right. एक ही है सर, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में एक, और एमई ठीक। वाले में और उस वाले में इसमें 4 3 होगा, 3 एक यहाँ पे, दो दूसरा यहाँ पे और एक इन दोनों के बीच में, ठीक है, 3 गॉसियन इंटरेक्शन यहाँ पे, एक गॉसियन इंटरेक्शन यहाँ पे, तो 3 वाले में से इसको माइनस कर लेना है हम लोगों को, तो ये क्या हो जाएगा 0.9 दिया गया है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दिया हुआ है, मतलब एक गॉसियन इंटरेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 0.9, तो 3 गॉसियन इंटरेक्शन का 9 3 से 27, तो 2.7, ठीक, 2.7 0.9 माइनस कर लेंगे 1.8 के करीब आएगा, तो 1.8 वाला जो भी वैल्यू रहेगा उसको टिक करके आगे, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अब जैसे सीजी सेट में इसमें तो सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो ऐसा ट्रिक लगा करके मतलब खुद भी सोचिए इसके बारे में कि क्या ऑप्शंस के बेसिस पे क्या आंसर हो सकता है, किसी को तो टिक करना ही पड़ेगा ना, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर को टिक करिए। नेक्स्ट देखिए ये वाला कंपाउंड ये है। अब हम लोगों को इसमें इजेड नॉमेनक्लेचर भी पूछा गया है, साथ में आर और एस को भी पूछा गया है, ठीक है, इजेड नॉमेनक्लेचर भी पूछा गया है और आर और जेड को भी पूछा गया है। तो आप पहले इजेड बहुत इजी पड़ता है तो बनाइए, इजेड क्या हो जाएगा, इजेड के बेसिस पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एच आ रहा है और यहाँ पे भी एच आ रहा है, तो ये ट्रांस टाइप का पोजीशन है ना, ट्रांस टाइप का पोजीशन, ट्रांस के लिए हम लोग क्या Yes, लिखते हैं, sir. ई लिखते हैं जेड लिखते हैं, ई सर ई लिखते हैं, तो ये ई, तो ये इन दोनों में ही ए और बी कट हो जाएगा, ठीक। अब फिर नेक्स्ट देखिए आर और एस, देखिए क्वेश्चन इसमें आईयूपीएसी का है ही नहीं, आर और एस और ई और जेड का ही है, ठीक है, आर एस निकालिए, कहाँ पे है कायरल सेंटर, यहीं पे है कायरल सेंटर, ठीक, यहाँ पे लगा है एच, तो इसका मतलब आर जेड, आर और एस में क्या आने वाला है कॉन्फ़िगरेशन का नाम, यहाँ पे एच रहेगा, यहाँ पे एच, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हुआ 3 और ये हुआ 4, तो क्या होगा 1 2 3, आर होना चाहिए था बट वो एस हो जाएगा, तो इन दोनों ही ऑप्शंस में देखिए आर और एस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया, आर एस और इजेड से ही बन गया। नेक्स्ट देखिए ये वाला, फिर से इसमें इन द कंपाउंड गिवन बिलो द हाइड्रोजन मार्क्ड ए एंड बी आर, ए और बी मार्क जो हाइड्रोजन्स हैं वो कैसे रिलेशन शो कर रहे हैं, देखिए ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कैसा रहता है, कार्बन यहाँ पे अटैच्ड है, इसका अटैचमेंट नाइट्रोजन से ऐसा है, फिर ये तीनों रिंग आपस में घूम सकते हैं, है ना, HB HA और यहाँ पे CWH, ठीक है, तो आप देखिए क्या इस मॉलिक्यूल को C2 एक्सिस दिया जा सकता है यहाँ से,
दिया जा सकता है क्या? यस सर। नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि ये सामने में लगा हुआ है पीएच, ये भी सामने में लगा हुआ है पीएच। अगर मैं रोटेशन लूंगा तो ये पीछे की तरफ हो जाएगा पीएच, ऐसे पीछे की तरफ हो जाएगा, है ना? हाँ हो पाएगा। और मैंने बताया अभी अभी कि ये टेट्राहेड्रल शेप में है। टेट्राहेड्रल शेप में मतलब 3 ग्रुप्स आपस में एक साथ हैं। तो अगर मैं 3 ग्रुप्स को, अगर मान लीजिए CWH ऐसे करके लगा हुआ रहता, तो 90 डिग्री और 180 डिग्री का रोटेशन करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा ना, और यहाँ पे तो पहले कोई था ही नहीं, तो C2 एक्सिस तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। होमोटॉपिक वाला आंसर हटा दीजिए। वैसे आइसोटोपिक वाला, होमोटॉपिक आइसोटोपिक दोनों एक ही बात है, तो दोनों ही हट गए। बच गया एनिसोटोपिक डायस्टीरियोटोपिक। तो सर इसमें प्लेन लगेगा सर, जिसमें HA और HB एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे से एक प्लेन लग जाएगा। CWH को एक बॉल की तरह कंसिडर करिए, ठीक। तो यहाँ पे से जैसे एक प्लेन लगाऊंगा मैं, तो ये PH एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा, HH एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सभी लोग कर जाएंगे, और ये रिंग तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी लोग कर जाएंगे। तो ये ऐसा वाला प्लेन जब लगता है तो फिर ये इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है बताइए? इनएंशियोटॉपिक सर। एनिसोटॉपिक। तो एनिसोटॉपिक इसका करेक्ट आंसर। हाँ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का कंपाउंड। Among the following compound, the one which has the highest dipole moment. हाई डाइपोल मोमेंट किसका होता है? जो चार्ज स्पीशीज रहेंगे। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला म्यू। डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होगा, चार्ज सेपरेशन और आर डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप देखिए इन सभी कंपाउंड्स में चार्ज सेपरेशन किसमें पॉसिबल है? इसमें चार्ज सेपरेशन पॉसिबल है। चार्ज सेपरेशन उसी में पॉसिबल होगा जहां पे एरोमेटिसिटी आ रहा होगा। तो देखिए अगर मैं चार्ज सेपरेशन करता हूं, दोनों में 5 मेंबर्ड रिंग है, अगर मान लीजिए मैं इसको इस तरफ करता हूं तो ये सिर्फ एरोमेटिक होगा, ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये ओवरऑल नॉन एरोमेटिक बनने वाला है। तो नॉन एरोमेटिक जब बनेगा तो कंपाउंड में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता, तो इसको कैंसल। वैसे ही इसमें देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट करूंगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को फेवरेबल कंडीशन में डिस्प्लेस करना है, मतलब अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आकर के ये एरोमेटिक बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट मैं वैसे ही करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव यहाँ पे आया, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पॉजिटिव आया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्लेनर बन गया, तो ये एरोमेटिक होगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन पॉसिबल है। और देख लेते हैं आगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तब एरोमेटिक बन जाएगा ये, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो 2 4 6 8 एंटी एरोमेटिक में चला गया, ये एरोमेटिक, तो ये नॉन एरोमेटिक, तो ये नहीं होगा, इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होने वाला, कैंसिल करिए। इसमें देखिए, इसमें चार्ज सेपरेशन अगर करता भी हूं तो ओवरऑल एरोमेटिक रहने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर जैसे चार्ज सेपरेशन कर लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये यहाँ पे कंपेरेटिवली इससे ज्यादा स्टेबल होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे एरोमेटिक हो जाएगा, ये वाला रिंग एरोमेटिक हो जा रहा है, और साथ में इसकी स्टेबिलिटी CH3 हाइपर कंजुगेशन की वजह से भी है। बट कंपेयर टू, मतलब हम लोगों को इनमें से एक ही ऑप्शन चूज करना है ना, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट पूछा गया है, तो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इसी में होगा जिसमें कंप्लीटली एरोमेटिक होगा कंपाउंड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें भी चार्ज सेपरेशन पॉसिबल है और कंपाउंड की स्टेबिलिटी आ रही है, बट कंपेयर टू देम ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला कंपाउंड देखिए, द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ 1,2 डाइफ्लोरोइथेन एंड DL2,3 ब्यूटेन डाइऑल आर। तो इन दोनों में से हम लोगों को, अब इतना नेमिंग में मत जाइए, इन दोनों में के स्ट्रक्चर में हम लोगों को क्या करना है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को देखना है, ठीक है। उन्हीं 2 स्ट्रक्चर्स का नाम दिया गया है। हालांकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो जाता है कि नाम कुछ और दिया रहेगा, स्ट्रक्चर ही कुछ और बना दिया रहता है, तो नाम को देखना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो देखिए 1,2 डाइफ्लोरोइथेन, 1,2 डाइफ्लोरोइथेन, 1,2 पोजीशन पे डाइफ्लोरो है और इथेन भी है। इथेन बोलने का मतलब कार्बन और पीछे वाला कार्बन, ठीक है। तो डाइफ्लोरोइथेन वैसे कहा गया है, 2,3 ब्यूटेन डाइऑल, 2,3 ब्यूटेन डाइऑल। तो एक ब्यूटेन बोलने का मतलब 4 कार्बन वाला, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन ये, एक कार्बन यहाँ, तो टोटल 4 हो गया ब्यूटेन। डाइऑल मतलब OH यहाँ पे, OH यहाँ पे, तो वैसे ही लगा हुआ है सभी OH है, तो डाइऑल सभी।
तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ठीक है, नाम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ठीक है। ठीक, अब हम लोगों को देखना है कि स्टेबल कौन सा होगा। तो हम लोगों को याद है ये वाला बात कि जब कभी भी OH रिंग होता था, OH आता था, तो OH वाला गॉसी वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहता था, याद है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता था। यस सर। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो गॉसी वाला फॉर्म ना कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता था। हाँ, तो ये क्या है, गॉसी वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें देख लीजिए गॉसी वाला फॉर्म कौन सा, ये वाला तो नहीं है। हाँ, ये वाला तो नहीं है क्योंकि OH OH ऊपर नीचे है, गॉसी नहीं है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, हटा दो उसको, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। इसमें ये वाला देखिए, ये वाला भी गॉसी है, वैसे ही इसमें देखिए ये वाला भी गॉसी है, इसमें देखिए ये वाला भी गॉसी है। अब बताइए इन तीनों में से भी एक ऑप्शन एलिमिनेट किया जा सकता है, कौन सा वाला ऑप्शन होना चाहिए? सर डी ऑप्शन को। ऑप्शन डी को, क्यों, किस बेसिस पे? देखिए यहाँ पे ये गॉसे में है, इसमें भी गॉसे में है, यहाँ पे भी गॉसे में है, ठीक है। मिथाइल को देखिए आप, मिथाइल स्टैगर्ड फॉर्म में रहना ज्यादा सही रहता है उसका, ठीक है, मिथाइल का स्टैगर्ड फॉर्म में रहना ज्यादा सही रहता है, तो इसमें मिथाइल स्टैगर्ड में है, इसमें भी मतलब एंटी में रहना ज्यादा सही रहता है इसका, तो एंटी में है, यहाँ पे भी एंटी में है, यहाँ पे देखिए गॉसे में है, गॉसी इंटरेक्शन करेगा ये, तो ये वाला भी ऑप्शन कट हो जाएगा, ये वाला भी कट, ये वाला भी कट, ठीक है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हम लोगों को चेक करना है इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। सर बी वाला, बी। क्यों बी वाला, क्यों? सर फ्लोरीन फ्लोरीन ट्रांस में है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के साथ होता है ना, उसका इंटरेक्शन ज्यादा होता है, इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो डाई हेलो कंपाउंड जो होता है ना, वो भी गॉसे फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है, इस चीज को याद रखिएगा, ये वाला भी एक कॉन्सेप्ट है, जो डाई हेलो कंपाउंड्स रहते हैं उन लोग भी गॉसे फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक। डाई हेलो कंपाउंड, इन लोगों में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का भी इंटरेक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन के साथ इसका जो हाइड्रोजन का, फ्लोरीन का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ पे रहेगा जस्ट इसके सामने, ठीक, और ये हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग वाला है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर को देगा, तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन इसमें ज्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस चीज को याद रखिएगा कि जो डाई हेलो कंपाउंड्स रहते हैं उन लोगों को अभी गॉसे फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट देखिए, अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड व्हिच हैज द लोएस्ट एनर्जी, हाँ ये वाला क्वेश्चन को भी बोल रहा था, amongst the following the compound which has the lowest energy barrier for cis trans isomerism। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कैसे, which has the lowest energy barrier for cis trans isomerism, मतलब cis trans isomerism होना चाहिए ऐसा करके बोल रहे हैं कंपाउंड, मतलब क्वेश्चन है कि cis trans होना चाहिए और उसके लिए लोएस्ट एनर्जी बैरियर कौन सा होगा ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए लोएस्ट एनर्जी बैरियर किस में होगा, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो उसी में पॉसिबल है ना जहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा मॉलिक्यूल में, मतलब जहां पे रोटेशन नहीं हो सकता वहां पे ही सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखेंगे, ऐसा तो नहीं है जहां पे रोटेशन पॉसिबल हो रहा है वहां पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखें, बट ना ऑप्शंस इसमें एकदम अलग सा दिया हुआ है। Among the following the compound which has the lowest energy barrier for the cis trans isomerism, मतलब cis trans isomerism तो पूछा गया है, उसके लिए लोएस्ट एनर्जी बैरियर तो उसी में होना चाहिए जहां पे डबल बॉन्ड रिसाइड करेगा मॉलिक्यूल में, तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन दिखेगा आपको जहां पे डबल बॉन्ड रिसाइड नहीं करेगा और वही उसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं ये डबल बॉन्ड तो टूटने वाला नहीं है, तो इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो दिखने वाला भी नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है, ये जो डबल बॉन्ड है इससे जो लगा हुआ ग्रुप जो है ए बी होना चाहिए था, बट ये दोनों ही सिमिलर है ना, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो होगा नहीं। इसमें देखिए यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल था, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म डेफिनेटली पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये वाला डबल बॉन्ड हट करके सिंगल बॉन्ड हो जाने वाला है ऐसा, ठीक। और यहाँ पे देखिए
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग नहीं होगी। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर एक में भी इलेक्ट्रॉन्स को डालता हूं तो एक एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, एक एरोमेटिक बन जाएगा, ओवरऑल नॉन एरोमेटिक बनेगा। तो नॉन एरोमेटिक के केस में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होता, तो ये डबल बॉन्ड डिसाइड करेगा यहाँ पे। तो देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे भी डिसाइड कर रहा है। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन दोनों में पॉसिबल हो रहा था, बट एक ही ऑप्शन, बस ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही घटेगा क्योंकि इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो आएगा ही नहीं। तो इन तीनों ऑप्शन के बेसिस पे ये दोनों ही ऑप्शंस पॉसिबल थे अगर क्वेश्चन की बेसिस पे जाया जाए तो, क्योंकि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म उसी में देखने को मिलता है जहां पे डबल बॉन्ड पॉसिबल है। बट ऑप्शंस को इस तरीके से बनाया गया जिसमें ये एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट चेक करने के हिसाब से बनाया गया। अब इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं शिफ्टिंग यहाँ पे करा देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, देखा जाए तो इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था कि लोएस्ट एनर्जी बैरियर फॉर द रोटेशन, लोएस्ट एनर्जी बैरियर फॉर द रोटेशन। अगर लोएस्ट एनर्जी बैरियर फॉर द रोटेशन होता तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही होता। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? लोएस्ट एनर्जी बैरियर फॉर द रोटेशन, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपने किया भी होगा, मतलब जब थ्योरी पढ़ रहे थे होंगे। लोएस्ट एनर्जी बैरियर फॉर द रोटेशन, लोएस्ट एनर्जी बैरियर फॉर द रोटेशन हाइपर कंजुगेशन के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पढ़ा। हाइपर कंजुगेशन जहां पे ज्यादा होता है तो वहां पे लोएस्ट एनर्जी बैरियर होता है रोटेशन। तो लोएस्ट एनर्जी बैरियर फॉर द रोटेशन अगर देखा जाए तो इसी में, और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन दोनों में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ना होकर के लोएस्ट एनर्जी बैरियर फॉर द रोटेशन होना चाहिए, तब जाकर के इसका आंसर ये वाला आएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पूछा गया था और दो ऑप्शन से एक तरीके से लग रहे थे, एक ऑप्शन बस डिफरेंट था, तो इसलिए ऑप्शन सी इसमें मार्क किया गया है। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला देखिए, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिवन बिलो इज। तो ये वाला कंपाउंड है, इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर बताना है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर फिर से ये EZ वाला ही कॉन्सेप्ट है इसमें। बताइए इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे आप IUPAC का एक बेसिक सा रूल पता होना चाहिए कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट है। OH ग्रुप इधर भी लगा है, OH ग्रुप इधर भी लगा हुआ है, तो 1, अगर मैं यहाँ पे से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6, बताइए कौन सा ग्रीन वाला नंबरिंग सही है कि रेड वाला नंबरिंग सही है? ग्रीन वाला सर, क्योंकि इसमें क्लोरीन पास में आ रहा है। एग्जैक्टली, और हाइड्रोजन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिया जाता है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे पास में आ रहा है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट 4th नंबर पे आ रहा है, तो इसलिए ग्रीन वाला नंबरिंग सही है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब टू पोजीशन पे देखिए R होगा कि S होगा। अगर इस तरफ से आता मैं तो फिर नंबरिंग क्या हो जाता, यहाँ पे 1 2 टू पोजीशन में मैं इसको गिन लिया होता। मतलब ये क्वेश्चन ही ऐसा बनाया गया है कि अगर इस तरफ से नंबरिंग करते हैं हम लोग 1 2 ऐसा करके करते हैं तो टू पोजीशन इसको आ जाता, बट एक्चुअल में टू पोजीशन कौन सा है ये वाला, तो EZ का उल्टा पुल्टा हो जाता। तो इसलिए अब देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में दोनों के ही E और Z नॉमेनक्लेचर जो होगा, कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो दोनों ही डिफरेंट होगा। तो इनकेस अगर सेम हो जाता तो जिन लोग इस तरफ से भी नंबरिंग किए रहते हैं उन लोग भी सही हो जाते हैं, और जिन लोग इस तरफ से भी नंबरिंग किए रहते हैं उन लोग भी सही हो जाते हैं, है ना। ये क्वेश्चन का पैटर्न था। अब देखिए 2 हम लोगों को पता चल गया, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कैसा है ये, यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे क्लोरीन लगेगा। तो इसमें 1 2 किसको मिलेगा, इसको 1 मिल रहा है, इसको 2 मिलेगा, और इन दोनों में 1 इसको मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। देख लीजिए ये क्या है, सिस है, सिस के लिए क्या लिखा जाता है, Z, तो 2 के लिए Z किसमें, इन दोनों में है, तो ये दोनों ऑप्शंस कट गए। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे है और हाइड्रोजन इसमें ट्रांस पोजीशन है, ट्रांस के लिए E लिखा जाता है, तो ट्रांस के लिए कहाँ गया, ट्रांस के लिए E लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 2 बेंजालिक हाइड्रोजन HA एंड HB इन द कंपाउंड 1 and 2 R, तो कैसा कैसा है देखिए, बताइए। बहुत सिंपल सा है, अभी किया हमने।
फिनाइल बचनी है इसमें, CH3 लगा दिया। फर्स्ट वाला क्या होगा? टू बेंजाइलिक हाइड्रोजन HA एंड HB इन द कंपाउंड 1 and 2 आर। 1 and 2 में दो बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो हैं वो क्या है? बताइए। सर फर्स्ट वाला इनएंशियो टॉपिक, फर्स्ट वाला इनएंशियो टॉपिक और सेकंड वाला सर सेकंड वाला डाइस्टीरियो टॉपिक। एग्जैक्टली, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, डायस्टीरियो टॉपिक, इसमें देखिए C2 एक्सिस तो लगेगा ही नहीं दोनों में, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप आ गया तो C2 एक्सिस लगने से रहा। यहाँ पे से आप प्लेन डाल सकते हैं ऐसा करके, और इसमें वो भी प्लेन भी नहीं जाएगा। अगर प्लेन भी नहीं जाता, किसी भी तरीके का कोई प्लेन नहीं लगता, तो उन लोगों के लास्ट ऑप्शन जो आ जाता है डायस्टीरियो टॉपिक रिलेशन नंबर। तो डायस्टीरियो टॉपिक इन 2 और एनेशियो टॉपिक इन 1। ऑप्शंस ऐसे भी आते हैं ना, कभी कभी हम लोगों को सामने वाला जो लिखा हुआ है फर्स्ट वाले कंपाउंड के लिए ही दिया हुआ होगा, ऐसा करके लग जाता है, मतलब रश में। एक्चुअली द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग NiONs, बताइए इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, आंसर बताइए। रेजोनेंस वगैरह बताइए। सर ऑप्शन बी। चलिए आया आंसर, कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए बेसिसिटी को कैसे देखते हैं, बेसिसिटी या तो आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देने की कैपेसिटी, बेस बोलने का मतलब क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देना, ठीक है, और या तो आप H पॉजिटिव आयन को एक्सट्रैक्ट करने की बेसिस पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों ही कंपाउंड्स में अगर आप देखें, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने की बेसिस बता रहा हूँ। H पॉजिटिव आयन किसमें आसानी से चले जाएगा, उसके पास आसानी से चले जाएगा जहां पे वो नेगेटिव आयन स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखिए नेगेटिव आयन जहां पे सबसे कम स्टेबल है वही सबसे ज्यादा हाइड्रोजन को लेने की टेंडेंसी रखेगा ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए जल्दी से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे NO2 माइनस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं, माइनस एम के साथ साथ माइनस आई भी शो कर रहा है, यहाँ पे माइनस एम के साथ साथ माइनस आई भी शो कर रहा है, और ये सिर्फ माइनस आई शो कर रहा है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो इसमें इसकी नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी सबसे कम है, क्योंकि सिर्फ माइनस आई इफेक्ट से ही स्टेबलाइज हो पा रहा है। तो ये H पॉजिटिव आयन सबसे पहले इसी के पास जाएगा और न्यूट्रलाइज करेगा इसको, ठीक है। तो देख लीजिए बेसिसिटी 2 की सबसे ज्यादा है, तो ये दोनों ऑप्शंस कट जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट वाला देखिए, इन दोनों में बेसिसिटी माइनस एम इफेक्ट, इसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता,
तो माइनस एम इफेक्ट तो इन दोनों के बेसिस पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस का इसकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब माइनस एम इफेक्ट जितना यहाँ से लग रहा होगा उतना ही यहाँ से लग रहा होगा। माइनस आई इफेक्ट जो रहता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो माइनस आई इफेक्ट ये पास में है, तो पास में है ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा, ये दूर में है तो ये थोड़ा कम स्टेबलाइज कर रहा होगा, तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, फिर लास्ट में जाएगा इसके बाद। तो बेसिसिटी इसकी ज्यादा, फिर इसके बाद लास्ट में इसकी, तो थर्ड वाले की बेसिसिटी ज्यादा है, उसके बाद फिर लास्ट में, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए वाला कम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टू स्टीरियोजेनिक सेंटर्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी देखिएगा। दो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं यहाँ पे, तो इन दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर्स में आपको कैलकुलेट करना है कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? नंबरिंग ऑब्वियस ही बात है, फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे होगा वहां से। तो देखिए 1 1 2 3 4 5 6, तो फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन में क्या क्या है आरएस निकाल लीजिए बस, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन में। तो ये फिफ्थ वाले पोजीशन को पहले देख लेते हैं। ये कार्बन है, यहाँ पे ये वाला कार्बन, इससे अटैच्ड 2 कार्बन, इससे अटैच्ड 3 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे अटैच्ड 2 कार्बन और यहाँ पे अटैच्ड सिर्फ 1 कार्बन, तो 1 2 3, ठीक। यहाँ पे 3 कार्बन अटैच्ड है, देखिए CH2 लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे C बस लगा, तो 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन कैसे बोल रहा हूँ? डबल बॉन्ड का एक और कार्बन है, ठीक। यहाँ पे 2 कार्बन, अच्छा यहाँ पे 1 कार्बन और, इसको पूरा वो करके बनाते हैं, ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, और ये कार्बन से अटैच, ये कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन हो गया, CH3 हो गया, इस कार्बन से अटैच ये कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ठीक। यहाँ पे इस कार्बन से अटैच ये कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। प्रायोरिटी देखते हैं, इस कार्बन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस कार्बन से अटैच 1 2 3 3 कार्बन, वैसे इस कार्बन से अटैच 1 2 3 3 कार्बन, यहाँ पे से 1 कार्बन बस, तो इन दोनों में प्रायोरिटी जाएगा, मतलब इन दोनों में किसी का नंबरिंग ज्यादा होगा। अब यहाँ पे कार्बन से अटैच ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, तो प्रायोरिटी इसकी ज्यादा होगी, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, और ये कहाँ पे है? डैश पोजीशन पे लाई जाता है, और जो भी होगा जो H होगा वो वेज में लाई करेंगे, तो ये 4, तो जाना क्या चाहिए? 1 2 3 R होना चाहिए था, बट ये S हो जाएगा। तो फिफ्थ वाला S किसमें किसमें दिख रहा है? फिफ्थ वाला S यहाँ पे दिख रहा है, तो ये दोनों का ऑप्शंस कट गए। सिक्स्थ वाला भी देखना ही पड़ेगा, सिक्स्थ वाला क्या है? फिफ्थ वाला S, हाँ सिक्स्थ वाला आप देखना पड़ेगा। तो सिक्स्थ वाले में देखिए ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये कार्बन और ये ऐसे, तो इस कार्बन से अटैच्ड ऑक्सीजन, इस कार्बन से अटैच्ड 3 कार्बन, तो प्रायोरिटी तो इसी को मिलेगा। फिर उसके बाद फिर इससे अटैच देखिए 1 2 2 कार्बन से, ठीक है, तो इस वाले कार्बन से अटैच यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, और इससे अटैच्ड सिर्फ एक ही कार्बन है और इससे अटैच्ड हाइड्रोजन है, तो इसको प्रायोरिटी 2, इसको मिलेगा 3 और इसको मिलेगा 4, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, S होना चाहिए था बट R हो जाएगा। तो S और R किसमें है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखिए ये वाला कंपाउंड बाइफिनाइल सिस्टम है। बाइफिनाइल सिस्टम में कायरल प्लेन प्रेजेंट होता है, तो इसे मॉलिक्यूल इज कायरल एंड पोसेस कायरल प्लेन, मॉलिक्यूल इज कायरल एंड पोसेस अ कायरल एक्सिस। कायरल एक्सिस वाला कुछ हट ही जाता है, कायरल एक्सिस वाला हट ही जाता है। मॉलिक्यूल इज अकायरल एज इट पोसेस अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या मॉलिक्यूल में? नहीं है, ठीक है। ऊपर में नीचे में ब्रोमीन है, ऊपर में ब्रोमीन नहीं है और नीचे में ब्रोमीन है, इस तरफ से भी नहीं प्रेजेंट होगा, ना ही ऐसे प्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर ऐसे वाला प्लेन लगाऊंगा तो यहाँ पे भी ब्रोमीन होना चाहिए, ठीक है, तो वाला प्लेन नहीं होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है मॉलिक्यूल में, तो ऑप्शन ए ही बस बच जाता है, मॉलिक्यूल इज कायरल एंड पोसेस अ कायरल प्लेन। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिस एंड ट्रांसडेक्लिन। सिस और ट्रांसडेक्लिन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, लास्ट ऑप्शन ए ही है इसका, बी और डी को देख लेते हैं। बी और डी, ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर, और सिस आइसोमर अंडरगो रिंग क्लिपिंग। तो ट्रांस आइसोमर में रिंग क्लिपिंग नहीं देखे थे हम लोग, इसके बारे में प्रॉपर्टीज हमने देखा था, सिस और ट्रांसडेक्लिन का प्रॉपर्टीज। सिस डेक्लिन और ट्रांसडेक्लिन में हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये डिसिमेट्रिक होता है और ये क्या होता है? सिमेट्रिक कंपाउंड। इसमें ये भी बात की थी कि ये वाला ट्रांस जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू सिस।
सिस में ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल। इसी की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या पता नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये भी बन जाए कि इसमें से इन दोनों में से C2 एक्सिस किसमें प्रेजेंट है। हालांकि दोनों में ही C2 एक्सिस प्रेजेंट होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री किसमें प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये डिसिमेट्रिक है और वो सिमेट्रिक होता है ना। तो ये लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ठीक है। दोनों ही नॉन रिजॉल्वेबल, दोनों ही नॉन रिजॉल्वेबल होते हैं, नॉन रिजॉल्वेबल, ठीक। ये डिसिमेट्रिक होता है और ये सिमेट्रिक होता है, याद है क्या। इसमें भी C2 मिलता है, उसमें भी C2 मिलता है, प्लेन इसमें नहीं मिलता, प्लेन इसमें नहीं मिलता, इसमें प्लेन मिलता है। इसमें रिंग फ्लिपिंग पॉसिबल है, रिंग फ्लिपिंग, रिंग फ्लिपिंग पॉसिबल है, और इसमें रिंग फ्लिपिंग एब्सेंट हो जाता है। तो उसी के बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं और आंसर करना होता है। तो सिस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन ट्रांस आइसोमर, ऐसा नहीं होता, ट्रांस आइसोमर ज्यादा स्टेबल है। ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस, तो ये वाला सही। ट्रांस आइसोमर अंडरगो रिंग फ्लिपिंग, ये वाला तो ऐसे ही कट जाता है, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए थे, ठीक है। और सिस आइसोमर अंडरगो रिंग फ्लिपिंग, ये वाला सही है। तो बी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जिसको आप सॉल्व करिएगा। आज का टाइम हो गया, ठीक। तो देखिएगा बाकी सभी क्वेश्चंस को, और काइनेटिक्स को तैयार करके रखिए, ऐसे ही फिर काइनेटिक्स का हम करेंगे, या हो सके तो इसी को आगे बढ़ा दूंगा। आप एक बार फिर से कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने का, और भी क्वेश्चंस को। इनकेस अगर कोई किसी में डाउट आता है, आप खुद से प्रैक्टिस करिए इन सभी क्वेश्चंस को। इनकेस किसी में डाउट आता है तो बताइएगा। इनकेस अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं आगे इसी को कंटिन्यू करूंगा, या फिर सीधा काइनेटिक्स को स्टडी करूंगा, ठीक है। चलिए बताइए, रिस्पॉन्स करिए कुछ।